गौतम गंभीर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। जब मेरी सिलेक्शन हुई ना, मेरे पिताजी को कहा मैंने, मैं कहा मैं सिलेक्ट हो गया रणजी ट्रॉफी में, तो पहले शब्द ये थे बकावा है। शुरू में तेज गेंदबाज थे या बैट्समैन थे, क्या थे? मेरे पास उसका फोन आया पहली बार गौतम गंभीर का, पाई गांव में टूर्नामेंट खेल रहे थे, इधर पाई कथल के पास। बातचीत हुई, उसने कहा भाई तू कहाँ था? मैं कहा यार मैं टूर्नामेंट खेल रहा था। कह रहा भाई ऐसा कौन सा टूर्नामेंट खेल रहा था? मैं कहा यार 2100 रुपए का फाइनल चल रहा था हमारा। आजकल के बच्चों को फेलियर का टेस्ट ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े हुए, गेम नहीं खेलते कोई भी। तो मैंने उन तो कहा, मैं कहा वीरू भाई आप है ना, आप खड़े रहना, और मैं कहा मैं मार दूंगा। अच्छा। तो बड़ी जोर गया से मैं क्या हो गया भाई साहब? कह रहा है कमाल कर दिया नरवाल साहब। मैंने नु कहा पहली बार जीवन में ऐसा प्लेयर मिला जो नु कह रहा है तो रुक जा मैं मारूंगा। तो मेरा पहला मैच जो था ना वो रेडियो पे आया था। जब मैं हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, तो दिल्ली के खिलाफ मैच था रोहतक में। मैं 2010 में सेलेक्ट हुआ था आईपीएल में पहली बार। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, कोई कहीं भी खड़ा, कोई पेड़े नीचे बैठे जा गए, पता ही नहीं कौन है। तो आईपीएल ने ये तो चेंज करा ही है ना देश में। मेरे याद है हम पहली बार अंडर 19 खेल के आए थे, तो वहां से हमें पैसे मिले थे। हमारा गन्ना गिरना था, तो ट्राली बनवानी थी, उन पैसों की ट्राली बन गई। अमित मिश्रा हमारा कैप्टन था, शिखर धवन था, मैं था। मैं पहला प्लेयर था हरियाणा का जिसने पहली बॉल पे विकेट ली थी, या कह दो मिली थी। तो मैंने क्रॉस सीम पकड़ के फेंकी। मैं यार पहली बॉल सीधी जानी चाहिए, कभी बोनी खराब हो जाए मेरी। तो वीरू भाई यार जब मैं वॉक करते हुए बाहर जा रहे थे तो कह रहे क्या नरवाल तू डिफेंस कर रहा है यार। अच्छा। तू देख तू मेरे गेल खेल रहा है, मारना है। मैं कोई नहीं भाई साहब, कल सवेरे मारूंगा, कल आप आराम करिए। तो फिर नवदीप सैनी आया। Navdeep Saini comes out, he does a hat-trick now, Mohit Sharma. तो उन्हें भगत ने पहली बॉल ही जो है उन्हें भी घुमा दी। Wonderbola! It's a hat-trick! भाजपा जाट विरोधी है, जाट भाजपा विरोधी है। घर घर में बढ़ रही है भाजपा। आज से पहले इतनी सरकारें हुई, कौन सा एजुकेशन सेंटर हमारे एरिया में बनाया, कौन से स्पोर्ट्स हब हमारे एरिया में बनाए, कौन सी नौकरियां हमारे यहाँ दी। तो फिर देख लो ना, फिर नीरज चोपड़ा यहाँ भाजपा के उसमें गोल्ड मेडल लेके आया। अच्छा ये बताओ, नीरज चोपड़ा के उसमें भाजपा का क्या रोल है? सबसे ज्यादा मजा बैटिंग के दौरान आता है, बॉलिंग के दौरान आता है? जब मुझे पहली बार भारत की वर्दी मिली थी तो उस फीलिंग के मैंने देखा मेरा नाम लिखा हुआ इंडिया की वर्दी है, तो सबसे पहला काम मैंने किया, कुछ नहीं करा, सबसे पहला जो अपने कपड़े काट कर इंडिया के कपड़े पहन कर टोपी टोपी लगा कर कमरे में बैठे रहे 1 घंटा। नहीं युवराज सिंह वो सर के बाद उभर के आए थे, पहला टूर्नामेंट था उसका। मैं कहा यार ये तू तो मारे आया, अब हमारी खाल तरवाएगा तू। तो जिस मैच में मेरे 200 विकेट हुए मैंने उसी मैच में छोड़ दिया था। रोहतक की सरकार यही तो होती थी। मेरी वाइफ ने जॉब अप्लाई करी, उसका रोल नंबर ही नहीं आया। रोहतक में है बड़म, वहां से अप्लाई करे, दैट देने रोल नंबर आ गया। देश में आज लीग हो रही है, हमने करनाल में 10-11 में करवा दी थी। उसका जब ट्रायल रखा था तो उस ट्रायल पे एक लड़का आया था बिल्कुल पतला सा, उसने बोल्ड मार के स्टंप तोड़ दी थी। आज वो लड़का हमारे करनाल से पहला लड़का बना जो इंडिया के लिए खेला, नवदीप सैनी। 2014-15 के रणजी सीजन के दौरान रोहतक के लाहली स्थित क्रिकेट स्टेडियम में, ये वही स्टेडियम है जहां पे सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी रणजी मैच खेला था। उसी मैदान पर दिल्ली और हरियाणा के बीच का रणजी मैच चल रहा था। दिल्ली की पारी चल रही थी और वीरेंद्र सहवाग शतक बनाकर खेल रहे थे। उस समय 7 विकेट के नुकसान पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक प्लेयर खड़ा था। उसके सामने ही मोहित शर्मा ने लगातार 3 विकेट लेकर हैट्रिक बनाई और वो खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही खड़ा रह गया। उसके बाद जब अगला सीज़न आया तो उसी खिलाड़ी ने 9th नंबर पर खेलते हुए एक बड़ा शतक जमाया। ये वही खिलाड़ी था जिसने 2001 में अपनी रणजी सीजन की शुरुआत करी थी, और वो कोई और नहीं सुमित नरवाल थे, जो पहले हरियाणा के लिए खेले और बाद में उन्हें दिल्ली के लिए रणजी खेली। उन्होंने आईपीएल भी खेला, उन्होंने लीजेंड क्रिकेट लीग भी खेली। वो अभी राजनीति में भी हैं और फिलहाल हरियाणवी कमेंट्री कर रहे हैं। सुमित नरवाल जो कि हरियाणा के करनाल से हैं और अभी मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। सुमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? कैसा लगा इंट्रोडक्शन? बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन, जब अपने छोटे भाई करते हैं तो मज़ा आता है। कैसा था एक्सपीरियंस आपका क्रिकेट का? मतलब हम काफ़ी दीवाने हैं क्रिकेट के, और हरियाणा में तो कहते हैं बहुत प्यार तो देखा जाए, और खिलाड़ियों के प्रति इतनी प्यार है हरियाणा के लोगों का। और फिलहाल तो आप कमेंट्री भी कर रहे हो हरियाणवी में, तो कैसा नज़ारा है?
बहुत बढ़िया। देखो जिस दिन क्रिकेट खेलनी शुरू करी थी ना, उस दिन कभी ये सोचा नहीं था कि भाई किस लेवल पे खेलेंगे, क्योंकि गांव में खेलते थे। मेरे पिताजी और खेलते थे, हमारे गांव की बड़ी अच्छी टीम थी, तो उनको देख के खेलना सीखे। खेलते खेलते फिर गांव की टीमों में खेले, फिर करनाल में खेले, वहां से सफर शुरू हुआ। परमात्मा बहुत का फास्ट आशीर्वाद ले गए रहा। आप, बहुत फास्ट ले गए। मैं आपकी जो स्टार्टिंग की जर्नी है ना, सिलेक्ट होने तक की जर्नी, वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि हरियाणा में भी जिस समय आपने रणजी खेला, उस समय कोई भी लगभग आपके एरिया के लगभग 60-70 किलोमीटर के एरिया में से, और जो ज़िले हैं, कैथल जिला है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, जींद है, इनमें से कोई भी खिलाड़ी तब तक रणजी नहीं खेल चुका था। उस समय तो रणजी में जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस समय जो आपका रणजी तक का सिलेक्शन होने का प्रोसेस था, वो कैसा था गाँव में? इसकी तो मैं एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करूंगा। जब मेरी सिलेक्शन हुई ना हाँ रणजी ट्रॉफी के कैंप के लिए, तो मैंने फोन करके अपने घर बताया। लैंडलाइन नंबर होते थे। हाँ तो मेरे 2001 पिताजी में। को मेरे पिताजी को कहा मैंने, मैं कहा मैं सेलेक्ट हो गया रणजी ट्रॉफी में। तो पहले शब्द ये थे, बकावा है। तो बकावा है। इससे पता लगता है कि भाई कितनी बड़ी चीज थी उस टाइम क्या पे। विश्वास नहीं था आपके पापा जी को? न, विश्वास कभी हुआ ही नहीं था ना। अपने एरिया से आज तक कभी कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ था, तो विश्वास कैसे होगा। हम्म। भाई जो अपने एरिया में रेडियो पे मैच सुनते थे, देखते थे, हाँ भी रणजी ट्रॉफी भी कुछ होती है, और वहाँ मान लो आपका बेटा सेलेक्ट यूं कह रहा है कि भाई मैं सेलेक्ट हो गया, तो किसे विश्वास होएगा। तो फिर कैसे आपका सिलेक्शन हुआ था, मतलब क्या प्रोसेस था वो? प्रोसेस तो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होती है, उसे पटौदी ट्रॉफी कहते हैं। वो खेले, उससे पहले साल में अंडर 19 भी हरियाणा के लिए खेला था। हम लोग चैंपियन बने थे, पहली बार हरियाणा की टीम अंडर 19 ट्रॉफी जीतती थी इंडिया में। हम चैंपियन बने थे, पहला बैच था हमारा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में चैंपियनशिप होती है पटौदी ट्रॉफी, वो हम लोग करनाल के लिए खेल रहे थे। उसमें प्रदर्शन के बाद फिर ट्रायल होता है, भिवाड़ी में ट्रायल हुआ था, तो वहाँ फिर सिलेक्शन हुई थी। चस्का कैसे लगा था क्रिकेट का? चस्का तो सबकी चस्का है इंडिया में क्रिकेट का। बताओ किसकी उस समय चस्का जब आपने खेलना स्टार्ट किया? तो मैं आप बता रहा हूँ ना, हमारे गांव में बड़ी अच्छी क्रिकेट की टीम थे। मेरे पिताजी और खेलते चिड़ाव थे गांव सब। की। सब लोग क्रिकेट खेलते थे। जब मैं छोटा था, मेरे याद है, जैसे एक फेडेड मेमोरी होती है ना, तो एक बार हमारे गांव का मैच था नरूखेड़ी में, तो हमें लेके नहीं गए। तो मेरे दादाजी होते थे, अब तो है नहीं, स्वर्ग में है वो। तो उन्होंने साइकिल पे मुझे और मेरे छोटे भाई को बिठाया, हमारे गांव से साइकिल पे नरूखेड़ी लेके गए। ठीक है। तो वहाँ मैच दिखा के लाए, तो वहाँ से चस्का, तो जब सारा परिवार ही क्रिकेट में इन्वॉल्व था, तो चस्का तो अपने आप लगना ही था। फिर जो स्टेप बाय स्टेप आपने उपलब्धियां हासिल करी रणजी तक की, उनमें कोई रोड़ा आया या फिर कोई मतलब दिक्कतें आई हो स्टार्टिंग में? क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल सिलेक्शन होते थे। आप शुरू में तेज गेंदबाज थे या बैट्समैन थे, क्या थे? मैं ऑलराउंडर था शुरू से ही। फास्ट बॉलिंग करता था और बैटिंग करता था। सज्जे हाथ से मैं बॉलिंग करता था और लेफ्टी में बैटिंग करता था। खब्बे हाथ से बॉलिंग? बॉलिंग राइटी, हाँ, बैटिंग लेफ्टी। बैटिंग लेफ्ट। तो रोड़ा तो कुछ नहीं था ऐसा। रोड़ा मान लो ऐसा कुछ, क्योंकि उस टाइम तक कुछ ऐसा वो ही नहीं था हमारे पास ना, कि सिलेक्शन का कुछ भी नहीं। सिलेक्शन का कुछ ऐसा वो ही नहीं था ना दिमाग में, भाई कहीं सेलेक्ट होना है। सिर्फ मजा आता था इसलिए खेलते थे। जो कहते थे आज चस्का था वो तो। वहाँ मैच है, वहाँ चले जाते थे खेलने। उस टाइम ना टेलीफोन होते थे ना कुछ। मेरे याद है एक बार डीएवी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो एक गांव के लड़के आए हमारे पास, कह रहे यार हमारा बड़ा इज्जत बेइज्जती का मैच लग रहा है और चले। मैं कहा यार मैं तो हमने जानता भी नहीं। कह रहे भाई हमने तेरा बड़ा नाम सुना है, तो तू आ जा यार, हमारा बड़ा बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, घना वैसा मैच चल रहा है। उनके गेल बैठ के चले गए। 3 दिन बाद आए घर। 3 दिन बाद? तो वो चस्का ही था ये। बिल्कुल। फिर रणजी सीजन जब 2001 का था, उसमें आपकी हरियाणा में सिलेक्शन हुआ था, दिल्ली की टीम में हुआ था? मैं हरियाणा के लिए खेला था पहले। हरियाणा के लिए खेले थे। तो उस समय कौन कौन थे आपकी टीम में हरियाणा में उस समय? उस टाइम सीनियर थे हमारे। जैसे जब मैं पहले साल खेला तो परिंदर शर्मा कप्तान थे हमारे। आज परविंदर शर्मा? परिंदर शर्मा भिवाड़ी से थे, आज दुनिया में नहीं है वो। अच्छा। विनीत जैन होते थे, एक सीनियर प्लेयर थे, 10-11 साल से खेल रहे थे। शफीक खान, मैं, ईशान गांडा, अजय रतरा, अमित मिश्रा, हम सब लोग थे। अमित मिश्रा तो बाद में जाके इंडिया के लिए भी खेले, काफी फिर बढ़िया। उसके बाद उसी साल वनडे मैचों में जोगिंदर शर्मा आया था। फिर मैं और जोगिंदर इकट्ठे अंडर 19 में थे। फिर रणजी में मैं पहले आ गया था, वो मेरे बाद वनडे में आया था। हम पंजाब में वनडे चैंपियनशिप थी, तो हम पंजाब में खेले थे। तो उसके बाद आपका करियर चलता रहा? मैं 3 साल तक हरियाणा के लिए खेला, 10 मैच खेला। फिर उसके बाद
3-4 साल का मेरा गैप रहा बीच में। फिर मैं वो दिल्ली गैप के किस लिए- कारण था? गैप की तो बहुत सारी चीज़ें होती है, परफॉर्मेंस भी होती है, कई कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें, कुछ वैसी तो चीज़ें फिर होती बाद हैं। में कब खेले फिर आप? फिर मैं 2007 में मैं दिल्ली के लिए सेलेक्ट हुआ था, सीधा रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल खेला था मैं। उसका भी बड़ा एक रोचक किस्सा है। सुनाओ वो तो, रोचक किस्से ही सुनने के जिस लिए बैठे हैं टाइम आज। मेरे पास उसका फ़ोन आया पहली बार गौतम गंभीर का, अच्छा। तो वो मेरे फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा था हम्म। और हम पाई गांव में टूर्नामेंट खेल रहे थे। इधर पाई कैथल के पास। तो हमारा फाइनल मैच चल रहा था, हम्म। तो मैच हम फाइनल हार अच्छा, गए। जिस समय पाई में आप क्रिकेट खेल रहे थे उस समय आपको गौतम गंभीर कॉल कर रहे थे? बिल्कुल। तो मैंने आके देखा, कार में मोबाइल पड़ा था, मैंने देखा भाई 5-6 मिस कॉलें गौतम गंभीर की हैं, मेरे घर से 5-6 मिस कॉलें हैं, मेरा एक दोस्त है विक्रमजीत मलिक, उसकी मिस कॉलें हैं। मैं कहा पता नहीं क्या पता कि इतने फ़ोन आ रहे भैया। तो मैंने घर पे फ़ोन करा, लैंडलाइन नंबर दे करके, तो एंगेज चल रहा था। फिर मैंने गौतम गंभीर को फ़ोन करा, उसने उठाया नहीं, वो शायद प्रैक्टिस पे था। ठीक है। फिर मैंने मलिक को फ़ोन करा, मेरे दोस्त को, तो उससे बात हुई, कह रहा है कि पता नहीं यार गौतम का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, एक बार बोल मेरे से बात करेगा। तो मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर घर पे बात हुई, कह रहे भाई उसमें मलिक का कैप्टन फ़ोन था आया गौतम था। गंभीर? हाँ। तो जब बातचीत हुई, उसने कहा भाई तू कहाँ था? मैं कहा यार मैं टूर्नामेंट खेल रहा था। कह रहा है भाई ऐसा कौन सा टूर्नामेंट खेल रहा था? मैं कहा यार 2100 रुपये का फाइनल चल रहा था हमारा। कह रहा मैं तेरे को रणजी ट्रॉफी में लेने जा रहा हूँ। मैं कह यार मैंने थोड़ी पता तू रणजी ट्रॉफी में लेने जा रहा है, हम तो यहाँ खेल रहे हैं। फिर मैं सेलेक्ट हो गया, तो वहाँ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल खेले, तो नियो स्पोर्ट्स पे लाइव आ रहा था सेमीफाइनल बड़ौदा के साथ। अच्छा। तो मैंने 4 विकेट लिए उसमें। शाम को जो मैंने देखा, वो पाई वालों के कम से कम 50-60 फ़ोन आ रहे मेरे पास, कर रहे भाई साहब हमें पता होता आप इस लेवल के खिलाड़ी हो, हम आपका सम्मान करते। अच्छा। मैं कहा भाई मैंने ही नहीं पता था, मैं यहाँ जाऊँगा। बड़ा रोचक किस्सा था ये तो। फिर आप उसमें 4 विकेट लिए था, तो उसमें वही मैच था ना वो, जब ये कोहली भी था उसमें शायद? नहीं, कोहली उस टाइम अंडर 19 खेलने गया हुआ था साउथ अफ्रीका। तो सेमीफाइनल हम बड़ौदा के साथ जीते, फिर फाइनल उत्तर प्रदेश के साथ था, हम फाइनल भी जीते उसमें। तो दोनों मैचों में मिला के मेरी 4 उसमें थी, और 4 विकेट पहली पारी में फाइनल में ली और 1 सेकंड में ली। सेमीफाइनल में 40 रन भी बनाए थे। अच्छा। तो बढ़िया था, मतलब घर बैठे बैठे मेरे को मौका मिल गया रणजी ट्रॉफी जीतने का। कहाँ पाई में घरेलू टूर्नामेंट खेल रहे थे बिल्कुल गांव का, फिर कहाँ पे एकदम सेमीफाइनल में फाइनल में चमके जाके दिल्ली को देखो आपने मेरे दिमाग में कभी रणजी ट्रॉफी जितवाई ये है। चीज आई नहीं कभी ना कि भाई कहाँ खेल, क्रिकेट खेलनी है, आप जहाँ मर्जी खेल रहे हो, खेल तो क्रिकेट ही रहे हो। साथ में तो मेरे ख्याल से आईपीएल भी आ गया था 2007 में, 2008 में आया। 8 में आया था। हाँ, 2008 में आया आईपीएल। तो फिर आईपीएल क्या प्रोसेस रही आपकी? मैं 2010 में सेलेक्ट हुआ था आईपीएल में पहली बारी। कौन सी, राजस्थान में हुए थे पहले? राजस्थान रॉयल्स के लिए मैं खेला था। वो कैसा क्या प्रोसेस था, मतलब क्या रहा जैसे था? उसमें क्या क्या होता है कि story भाई उसकी? स्काउटिंग होती है, मान लो उनके टीम के कुछ लोग बैठे रहते हैं जहाँ मैच होते हैं, तो हम T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, वो खेल रहे थे हम लोग दिल्ली में पालम ग्राउंड में। हाँ। तो वो नॉर्थ जोन की थी, तो वहाँ मैं बॉलिंग कर रहा था, बढ़िया बॉलिंग हो रही थी। फिर बैटिंग में मैंने 2-3 मैच जिताए थे हमारी टीम को। तो वहाँ से उन्होंने फिर वो मिला मेरे से आके, जो आया हुआ था वहाँ, कि हम आपको उस समय आपको पता होता है कि मैं कौन देख रहा खेलते हुए? उसमें कुछ नहीं पता होता? जनरली लोग बैठे हैं, क्या पता कौन बैठा है। अभी तो जैसे फिर भी एक प्रोसीजर बना दिया कि स्काउट्स यहाँ बैठेंगे, वो बैठेंगे, तो प्लेयरों को पता होता है कि उस जोन में स्काउट्स बैठे हैं। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, कोई कहीं भी खड़ा है, कोई पेड़ नीचे बैठे जाके, पता ही नहीं कौन है, पता लगे वही बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में तो वैसे ही मतलब सिलेक्ट होना बहुत औखा है, क्योंकि हज़ारों खिलाड़ी, हर डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों खिलाड़ी निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखो आईपीएल ने ये तो चेंज करा ही है ना देश में। अब छोटी छोटी जगह के बच्चे भी ये मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे। एक पंजाब का एक टेनिस बॉल का प्लेयर था, उसको केकेआर की टीम ने यूट्यूब पे चैनल पे मैच आ रहा था, तो केकेआर की टीम ने उसे देख लिया, उसे ट्रायल पे बुलाया, उसे पिक कर लिया था, 10 लाख रुपए में खरीद लिया था। कौन सा था वो खिलाड़ी? नाम मेरे याद नहीं है, कोई पंजाब का खिलाड़ी था। वे 1 साल के बाद छोड़ दिया था उसे, पर अपॉर्चुनिटी नहीं पता इस टाइम कौन आपको किस टाइम कहाँ देख रहा है ना। जहाँ क्रिकेट हो रही है ना, आपको लोग देख रहे हैं।
तो आपका कितने में सिलेक्शन हुआ था राजस्थान में वो? उस टाइम पे एक बेसिक क्राइटेरिया होता था हम्म कि जैसे आपका डेब्यू इस सन से पहले हुआ तो आप इस ब्रैकेट में हो, फिर इससे इसमें हो तो इस ब्रैकेट में हो, इसमें हो तो वो कैटेगरी तय थी, फिक्स। वैसे रणजी से अच्छा पैसा आया होगा रणजी में उस टाइम पे बढ़ने शुरू हुए थे पैसे, ठीक है, पैसे के लिए क्रिकेट नहीं उसमें। खेली तो ना, उसमें इंडिया क्या- क्रिकेट भी थोड़ा, हाँ, इतना लेवल हाई नहीं था। अब तो बहुत पैसा बीसीसीआई के पास भी, अरबों में पैसा। अब की दिखती नहीं है। अब तो सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भी 14 करोड़ में बिक रहे हैं, जो 14 साल का लड़का है। नहीं देखो, जो खिलाड़ी मतलब सेलेक्ट होता है ना, जो बिकता है, वो जो बैट पकड़ता है ना, वो पैसे के लिए नहीं पकड़ता, वो अपने पैशन के लिए पकड़ता है। तो उसको ये मतलब नहीं है आप आईपीएल में नहीं, आपको अब देखो 14 करोड़ मिल रहे हैं कि आपको 14 रुपए मिल रहे हैं, उसके दिमाग में आईपीएल में खेलना है, वहाँ परफॉर्मेंस करना है। ये जो बाहर बैठे लोग हैं ना, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आप जैसे जो पत्रकार हैं, ये उनकी वर्डिंग है कि भाई ये इतने पैसे में बिक गया, ये इतने पैसे में बिक गया। पैसे नहीं, मायने नहीं प्रोस्पेक्टिव रखते। खिलाड़ी का पैसे नहीं होता। जो देख रहा है, जो दर्शक है, वो जब एनालिसिस करता है, वो ये खिलाड़ी कितने में बिका, ये कितने में बिका। एक जनरल सी बात है कि आप रणजी खेल रहे थे उस समय भी, आपकी जो वेल्थ का सिस्टम था वो कुछ अलग होगा। आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद कुछ अलग वेल्थ का सिस्टम हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल सिस्टम वो तो चेंज होता ही है ना। बिल्कुल, देखो जब आप सुविधाएं भी खेलते चेंज हो, होती हैं। देखो आपके एक जो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, गांव के बैकग्राउंड से, आप भी वहीं से आते हो, सब हम लोकल एरिया में सब बालक वहीं से आते हैं, तो सबके घरों का एक रूटीन है। भाई हम किसान परिवार से, मेरे पिताजी खेती करे थे, तो एक पैटर्न सेट था रूटीन का कि भाई फसल होएगी, आड़ती पे से कट के इतने महीने में इस टाइम पे पैसे आएंगे, बीच में कभी खर्चा चाहिए तो आड़ती पे जाते थे, ये सब का पैटर्न था। तो सडनली आपका बीच में अगर जो कुछ इस तरीके की चीज़ जुड़ जाती है, भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे याद है हम पहली बार अंडर 19 खेल के आए थे, तो वहाँ से हमें पैसे मिले थे। तो जब मैं आया तो उस टाइम हम हमारा गन्ना गिरना था, तो ट्राली बनवानी थी, उन पैसों की ट्राली बन गई। तो वो चीज़ एक ब्लेसिंग थी, मतलब एक रूटीन में जिम्मेदार के परिवार में वो चीज़ बीच में जो है वो आती नहीं कि भाई सिस्टम बीच में अर्निंग का नहीं होता अगर आपकी जॉब नहीं है तो। पर वो एक ब्लेसिंग थी क्रिकेट खेलने के बाद जो चेंज हुई परिवार में। देखो, आपके समय में सिस्टम कुछ और था, जो अब सिस्टम है कुछ और। अब तो जैसे कोई खिलाड़ी अगर आईपीएल भी खेल गया या फिर रणजी तक भी खेल गया तो काफ़ी अच्छी अमाउंट मिलती है। उस समय क्या अमाउंट थी? बहुत कम रही होगी उस समय। फिर भी मैं अभी भी यही बात कर रहा हूँ, अमाउंट मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आप क्रिकेट अपने पैशन के लिए खेल रहे हो, आप पैसे के लिए नहीं खेल रहे हो। तो वहाँ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, उसके दिमाग में अमाउंट फिगर ही नहीं आती। आप जब अपने पैशन के लिए खेल रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, आपको क्रिकेट की वजह से देख रहे हैं ना। वैभव सूर्यवंशी को आज नहीं, मैं आपकी बात वो कर रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी को आज लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में। उसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि उसने शतक मारा सबसे तेज। उसके बाद कहते हैं यार इसे 14 करोड़ रुपए मिले, ठीक मिले यार, ये तो प्लेयर तगड़ा है। तो पहली चीज तो क्रिकेट है ना, पैसे तो सेकेंडरी हैं। तो मेरा बेसिकली मतलब ये था कि जो वो जमाना था और जो आज जमाना है उसमें डिफरेंस कैसा आया पैसे का? डिफरेंस तो देखो यार, पहले सब चीज़ें डिफरेंस तो समाज में होता ही जा रहा है ना। पहले मोटरसाइकिलें थी, आज कार है, तो वो एक वेल्थ का तो डिफरेंस है ही ना। आज बीसीसीआई इतनी अर्न कर रही है तो वो प्लेयरों को दे रही है, क्योंकि प्लेयरों की वजह से ही क्रिकेट चल रहा है। तो वो तो नेचुरल सी बात है। आज से 10 साल के बाद ये पैसे कुछ नहीं रहेंगे, 10 साल बाद और ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। तो ये तो एक प्रोसेस है, चलता रहेगा, इसमें तो कोई वो बात नहीं है। हमारी टीम ने रिसर्च करी आपके बारे में और कुछ आपके जो ये क्रिकेट के सफ़र के बारे में भी आपकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाल ली है। तो ये जो आपने लाला अमरनाथ अवार्ड जीता रणजी में, और रणजी ट्रॉफी जीती आपने दिल्ली के लिए भी, और देवधर ट्रॉफी भी थे। तो जो ये देवधर ट्रॉफी थी ये कब हुई थी जो आपने जीती थी? ये सब 2010-11 में हम लोग देवधर ट्रॉफी जो होती है वो, जैसे आप लोग, मैं आपको एक पैटर्न बता दूं, जैसे जो टेस्ट मैचों की रणजी ट्रॉफी कहते हैं उसको, उसमें आप स्टेट की टीम के लिए खेलते हो, ठीक है। तो जब आप अपने स्टेट के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हो ना, तो फिर जोन की टीम बनती है, नॉर्थ जोन की टीम। उस जोन की टीम जाके वो compete करती है सारे जोनों के साथ। उस कंपटीशन का नाम है दिलीप ट्रॉफी।
ठीक है, टेस्ट मैचों वाले का। ठीक है। ऐसे ही जो वनडे ट्रॉफी है वो स्टेट के लिए खेलते हो, विजय हजारे ट्रॉफी है। जब आप उसमें प्रदर्शन अच्छा करते हो, जोन की टीम में सेलेक्ट होते हो, तो वो जोन की टीम खेलती है, उसे देवधर ट्रॉफी खेलती है। जिसमें इंडिया ब्लू, इंडिया ए, इंडिया बी के नाम से अभी जानते हैं। खेलते हैं इस नाम से, पहले जोन से होती थी, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन। तो हम लोग नॉर्थ जोन से ये टूर्नामेंट जीतते थे। देवधर ट्रॉफी। उस समय आपके साथ कौन कौन थे क्रिकेटर? साथ देवधर पूरे ट्रॉफी पूरे में? जोन से ही थे हम लोग। फास्ट बॉलर थे, मैं, ईशांत और जोगिंदर था। हम्म, अमित मिश्रा हमारा कैप्टन था, दिलीप में भी और देवधर ट्रॉफी में, दोनों में। ठीक है। शिखर धवन था, मैं था, और पंजाब के थे कुछ लड़के, और हिमाचल के थे एक दो लड़के। तो एग्जैक्टली ऐसे सब याद नहीं है, पर मतलब ठीक थे, शुरू से ही जिनके साथ खेलते आ रहे वही थे। अच्छा, आपने अपने पहले रणजी मैच की पहली गेंद पर ही विकेट हासिल किया था, और आप शायद उस समय के पहले खिलाड़ी थे। वो क्या था? मैं पहला प्लेयर था हरियाणा का जिसने पहली बॉल पे विकेट अच्छा, हरियाणा के पहले खिलाड़ी थे। हाँ, ली थी या कह दो मिली थी। कैसे थी वो? कैसे मिली थी वो? क्योंकि जब पहला मेरा मैच था जम्मू कश्मीर के खिलाफ रोहतक में, वैश्य कॉलेज में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई मैं नई बॉल से बॉल फेंकूंगा। पर हमारी टीम की फिर जब डिस्कशन हुई तो ये हुआ एक एंड से फास्ट बॉलर लगेगा, एक से स्पिनर लगेगा। तो मेरा नंबर बाद में आया, तो मुझे लगा कि भाई पहली बॉल फेंकनी थी। मुझे लगा यार पहली बॉल सीधी जानी चाहिए, तो मैंने क्रॉस सीम पकड़ के फेंकी। मैं यार पहली बॉल सीधी जानी चाहिए, कभी बोनी खराब हो जाए मेरी, इधर उधर चली जाए। ठीक है। तो वो कुदरती बढ़िया टप्पे हुए पड़ी और स्किट करके तेज निकली, उसका बैट आने से पहले बोल्ड हो गया। काफी किस्से हैं आपके। अच्छा, घरेलू T20 टूर्नामेंट में भी आपने हैट्रिक लगाई थी, कौन सा था वो? ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, उसमें हैट्रिक ली थी आपने? उसमें मैं देश का पहला खिलाड़ी हूँ उस ट्रॉफी में जिसने हैट्रिक ली थी। एक ही दिन में 2 हैट्रिक लगी थी। हाँ, एक ही दिन में तो लगी थी। जैसे हमारा एक ग्राउंड में मैच हमारा चल रहा था हरियाणा के खिलाफ, वह हैट्रिक मेरी हरियाणा के खिलाफ है, दिल्ली वर्सेस हरियाणा। और साइड के ग्राउंड में मैच चल रहा था पंजाब वर्सेस सर्विसेज या जम्मू कश्मीर। तो हमारी पहली बॉलिंग थी और पंजाब की उधर दूसरी बॉलिंग थी। तो मैंने सुबह हैट्रिक मारी थी, तो उधर गोनी ने दूसरी मारी थी, मनप्रीत गोनी, हाँ। जो बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रही। ठीक है। अच्छा, आपकी जो वो वाली मैंने कहानी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन में बताई थी, जब आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े थे, जब वीरेंद्र सहवाग शतक बना के खेल रहे थे, तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था नॉन स्ट्राइकिंग एंड में? मेरी, क्योंकि उसके बाद आपने अगले सीजन शतक भी बनाया था, तो उस समय क्या चल रहा था मन में जब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आप खड़े थे? कुछ नहीं, जब तक वीरू भाई खेल रहे थे, क्योंकि हम दोनों शाम को खेल के गए थे, नॉट आउट गए थे दोनों। हाँ, तो वीरू भाई और जब मैं वॉक करते हुए बाहर जा रहे थे तो कह रहे क्या नरवाल तू डिफेंस कर रहा है यार, अच्छा। तू देख तू मेरे गेल खेल रहा है, मारना है। मैं कोई नहीं भाई साहब, कल सवेरे ही मारूंगा, कल आप आराम करिए। अच्छा, तो वो ऐसा राम करवाया, वो राम ही रह गया। नहीं उनका तो नहीं था इतना, क्योंकि वो तो चलो आउट हो गए, उसके बाद 2 आदमी और थे। तो अवाना आया, मैंने उसको कहा, मैं कहा अवाना यू शॉट ना मारियो, खड़े रहियो, मैं बना दूंगा रन, कोई चक्कर नहीं है। तो कहने लगा ठीक है भाई। हम आपस में बात कर रहे थे, भाई जी कह रहा भाई जी चिंता न करो मैं रोक लूंगा। उन्हें पहली बॉल ही लप्पा घुमा दिया, तो वो खड़ी हो गई, कॉट एंड बॉल हो गया। तो फिर नवदीप सैनी आया, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा नवदीप ये सीधी विकेटों में फेंकेगा। नवदीप सैनी करनाल के? हाँ। तो मैं कहा नवदीप ये सीधी विकेटों में फेंकेगा, बैट आगे रखियो, कुछ मत करिए, रोक लिए बस। तो वो मेरी बारी आनी थी, मतलब खेलना अच्छा भाई साहब कोई नहीं। तो उन्हें भगत ने पहली बॉल ही जो है उन्हें भी घुमा दी। आप खड़े रह गए। फिर आपने नेक्स्ट सीजन में बंगाल के खिलाफ शतक भी लगाया था? बंगाल नहीं, राजस्थान के खिलाफ। राजस्थान के खिलाफ लगाया? राजस्थान के खिलाफ, राजस्थान में ही खेल रहे थे हम लोग सेकंड इनिंग में। ठीक है। तो टीम डाउन चल रही थी, बढ़िया बैटिंग हुई उस दिन, 100 बने, बढ़िया मजा आया। सबसे ज्यादा मजा बैटिंग के दौरान आता है कि बॉलिंग के दौरान आता है? दोनों चीजों में ही है, परफॉर्मेंस हो तो दोनों में आता है मजा। अच्छा, ना हो तो? ना हो तो किसी में मजा नहीं आता। फिर कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? ठीक रहता है, मतलब टीम अगर जो अच्छा कर रही है ना, तो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर नहीं करती। आपके एफर्ट जो है ना एक खिलाड़ी के तौर पे, वो अच्छे होने चाहिए, टीम के फायदे के होने चाहिए। आप इंटरनेशनल खेलने से चूक गए, वो टीस है मन में आज भी? बिल्कुल है, टीस है, बिल्कुल। कितना आपने उसके लिए संघर्ष किया? तो ऐसा नहीं है ऐसा भी अभी मौके पर जाके चूक गए हो या कुछ पॉइंटों से रह गए हो कहीं पे? कई बार ऐसा हुआ, 2-3 बार ही, कि जिस टाइम मतलब बहुत क्रूशियल मोमेंट थे मेरे करियर के, तो उस टाइम पे इंजरीज हो गई मेरे,
2-3 मोमेंट ऐसे रहे हैं। तो हालांकि मैं बताओगे वो कब के थे? इंडिया ए के लिए मैं खेला हूँ। मतलब जब मुझे पहली बार भारत की वर्दी मिली थी तो उस फीलिंग का, मतलब हम बेंगलोर में थे, मैं होटल में अपने रूम में गया तो एम एस धोनी पिक्चर में नहीं दिखाते, हाँ। बेड पे कपड़े रखे हैं, तो सेम वैसी होती है। अच्छा। भाई कपड़े रखे, मैंने देखा मेरा नाम लिखा हुआ इंडिया की वर्दी है। हाँ। तो मैंने कब की बात है वो? 2013 की बात है शायद। हाँ। तो सबसे पहला काम मैंने किया, कुछ नहीं करे, सब तो पहला जो है अपने कपड़े काट कर इंडिया के कपड़े पहन के बैठे, टोपी टोपी लगा कर कमरे में बैठे रहे 1 घंटा। 1 घंटा इंडिया की कपड़े पहन का उसकी फीलिंग अलग है यार। जो आप अपने देश का नाम आपकी चेस्ट पे लगा है, उसकी फीलिंग अलग है। आपने एक फोटो भी आप शायद अपलोड करके जो आप यूवी भाई के साथ हो, हाँ वो उसी की है। वो उसी की है। हाँ। तो वो एक क्योंकि मैच यूवी खेला। के साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, क्योंकि मैं डीएवी कॉलेज में चंडीगढ़ हम प्रैक्टिस करते थे, तो यूवी वहाँ आता था, उसके पिताजी के पास ही हम प्रैक्टिस करते थे, तो वो आता था, तो वो एक बॉन्डिंग थी हमारी, हंसते रहते थे। तो मैच में उस टाइम भी देखोगे हम हंस रहे हैं। हाँ उसमें तो उस टाइम पे भी कुछ पुराने किस्से याद कर रहे थे। उस समय तो शायद अपने एंडिंग टाइम पे चले थे युवराज भाई भी, 13-14 नहीं की बात है। युवराज सिंह वो कैंसर के कैंसर से बाद उभर के आए थे, पहला टूर्नामेंट था उसका। उनका पहला था वो। उसने उस मैच, हमारे उस सीरीज का जो पहला मैच था उसमें यूवी ने बड़े मारे थे उनको, तो बहुत रन बनाए थे। आके वो आउट होकर बैठा मेरे पास बैठा, "हाँ, फिर कैसा रहा?" मैं कैसा गा रहा, मैं कहा यार यूवी तू तो मारे आया, अब हमारी खाल तरवाएगा तू। मैं कहा इतने रन बना दिए, अब ये पहली बॉल से मारना शुरू करेंगे, मारे पीछे पड़ेंगे। मैं कहा काले वैसे हैं कुटाई गेंदबाजों की होगी। हाँ, तो बड़ा हंसा। अच्छा, जिस समय आई थिंक 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, उस समय आप टीम में खेल रहे थे रणजी में, या मतलब टीम में थे या नहीं थे उस हम समय? लोग उस टाइम रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, हम्म। पर जब टूर्नामेंट जीता मेरे याद है हम लोग वहाँ थे, जेपी अत्रे टूर्नामेंट खेल रहे थे, हम लोग चंडीगढ़ में थे अच्छा, जिस दिन फाइनल था। तो फाइनल किस किस ने बैठ के देखा था, वो क्या मोमेंट था? हम 3-4 जने थे, मतलब हम तो एज अ क्रिकेट मैच देख रहे थे, पर जैसे जैसे फिर आगे एक्साइटमेंट बढ़ती गई, वो देखा, खुशी हुई जब आप जीतते हो, अच्छा लगता है। उस समय आप पीक पे भी थे अपने करियर के शायद, पीक पे 2011 में का जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, वनडे वर्ल्ड कप जीता। तब हम आईपीएल में थे, हम राजस्थान रॉयल्स के लिए थे, टीम होटल में बैठे थे, हम लोग नीचे बैठे थे। तो शायद अप्रैल का 2 अप्रैल की बात थी वो। हाँ, तो हम लोग बैठे थे, उसके बाद जस्ट आईपीएल होना था। हाँ मैच शुरू होने थे हमारे। हाँ। तो मैंने, हमारा कोच था मोंटी देसाई, मैंने उसको पहले कहा था, मैं कहा आज देखियो गौतम गंभीर मारेगा इनके रन और विराट कोहली बनाएगा रन, कह रहा रहने दे सचिन बनाएगा, मैं कहा देख लेना। तो वीरू भाई आपने पहले ही मतलब उनको बता दिया कि ये होगा, भविष्यवाणी कर दिया आपने। भविष्यवाणी नहीं, क्योंकि जिस तरीके की आप तो रिकॉर्ड था ना इनका, हाँ, दो दोस्त ये बैठ के हमेशा बातें करते हैं। श्रीलंका के साथ हमेशा आप देखोगे ना, ये रन बनाते ही बनाते हैं। हाँ ये तो है। तो क्या स्टोरी थी वो, पूरी करो इसको, जब बैठे थे आप, उन्होंने बताया। तो वो कहने लगा कि भाई नहीं नहीं सचिन बनाएगा, सचिन इसको अपना मेमोरेबल डे बनाएगा, फाइनल खेल रहा है, वर्ल्ड कप जीतने की सपना है। मैं कहा जी सचिन बनाओ कुछ, मैं कहा ये जरूर बनाएंगे, सचिन बनाओ ना बनाओ। फिर उन्होंने बनाया, गंभीर ने भी अच्छा स्कोर किया, तो फिर धोनी ने भी, विराट कोहली ने भी। उसने मुझे कहा, क्योंकि एक्चुअली में जो गेम चेंज होना शुरू हुआ था ना, वो जब वीरू भाई और सचिन पाजी आउट हुए ना दोनों जने, उसके बाद बड़ा दबाव था इंडियन टीम पे। तो वहां से उस समय तो बहुत सारे ने तो मैच देखना बंद कर दिया यार, अब तो गया काम से। गौतम की और विराट की पार्टनरशिप हुई थी, जिससे दोबारा ट्रैक पे गाड़ी आई थी, फिर धोनी ने आके वो इनिंग खेली थी, तो वो क्रूशियल पार्टनरशिप थी बहुत। तो मैच उन्होंने निकाल के लेके इनके हाथों से। तो आपने फिर 2014, 15, 16 तक रणजी खेला, उसके बाद आपने स्किप क्यों कर दिया फिर? ठीक है, जिस दिन देखो मेरा एक लक्ष्य था जीवन का कि भाई मैं जो है चाहता था कि भाई मैं हिंदुस्तान की टीम में खेलूं। जिस दिन मुझे ये लगना शुरू हुआ कि भाई अब शायद सेलेक्टर मुझे कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर मेरा टारगेट था कि भाई मेरे को अपने रणजी ट्रॉफी में 200 विकेट लेने हैं। तो जिस मैच में मेरे 200 विकेट हुए, मैंने उसी मैच में छोड़ दिया था।
उस समय आपकी आस भी खत्म हो गई थी इंडिया में क्रिकेट खेलने, इंडिया टीम के लिए? देखो आपको पता लग जाता है कि भाई मतलब आप लाइनिंग में हो नहीं हो, आपको कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं है। एज फैक्टर भी होता है, फिटनेस भी होती है। एज फैक्टर को मात तो उन्होंने दी थी, वो जो 41 साल के खेले थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, परवीन तांबे। प्रवीण तांबे। हाँ, आईपीएल एक अलग चीज है, पर आप जब कंट्री के लिए खेलते हो वो एक अलग चीज है। उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको, मतलब जिस तरीके से गेम आज आगे बढ़ रहा है, तो आपको यंगस्टर के मान लो 18 19 20 21 साल के बच्चे के साथ आप 33 34 साल की उम्र में compete फिटनेस लेवल कर ही नहीं पाओगे। आज आपको फिटनेस टेस्ट देने हैं, 2 किलोमीटर भागना है आपको 8 मिनट समथिंग में। तो अगर जो आप मतलब वो पैमाने नहीं पार करोगे तो कैसे आज आप खेल ही नहीं सकते हो। उम्र का तो फैक्टर रहता ही है वैसे, क्योंकि फिटनेस भी बहुत मायने रखती है। टाइम के साथ चीज़ें देखो स्लो तो होती है ना, फिर एक आपकी मोटिवेशन भी होता है ना कि भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आप उस फील्ड में करना क्या चाहते हो। जब आपको लगेगा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा भाई मैंने करना क्या है, तो फिर आपको हो यार छोड़, फिर क्यों गात तड़वाया अपना। ठीक है, तो आपने सन्यासी घोषणा करी थी या वैसे स्किप कर दिया था? नहीं संन्यास ले लिया था मैंने। ओके, तो फिर वो जो अंदर एक मन था भाई मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूंगा, और देखो हर खिलाड़ी का सपना होता है भाई मैं इंडिया के लिए मुझे खेलना, और आपने वो जो बात बताई मैं इंडियन टीम की जर्सी पहन के 1 घंटे ड्रेसिंग रूम में बैठा रहा, तो वो भी एक बहुत एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब हर कोई चाहता है उस चीज़ को। तो फिर आपने स्किप कर दिया, संन्यास ले लिया, उसके बाद क्या किया फिर आपने? संन्यास लेने के बाद कुछ नहीं यार, अपना फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद कोशिश करी कि भाई जैसे जो मेरे साथ के जूनियर बच्चे थे, काफ़ी लोग थे जो मेरे साथ के थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि क्रिकेट अब इतने साल खेल लिया है तो वो चीज़ तो भूल नहीं सकते ना, वो बाहर तो जा नहीं सकती। तो उसमें फिर कहीं आपने एक वेलफेयर अपने नाम से शुरू करी थी, वो कब करी थी? ये हो गए 3-4 साल हो गए, 3 साल। ये सुमित नरवाल वेलफेयर फाउंडेशन में आप मतलब जो स्पोर्ट्स के प्रति भी आपने वो दिखाई कि भी हो सकता है मैं नहीं खेला लेकिन मैं उन बच्चों को तैयार करूं जो आगे इंडिया के लिए खेलें या फिर अपने स्टेट के लिए खेलें, तो उनको भी आप तैयार करते हो, वो कैसे आप? नहीं देखो, जब मैं पहली बार 2010 में फर्स्ट टाइम आईपीएल खेला था, तो आईपीएल से आते ही मैंने सबसे पहला काम क्या करा था, जब मैं आईपीएल में था ना, तो मैंने वहीं ये सारी चीज़ सोच ली थी दिमाग में कि करनाल जाके ऐसा ही एक टूर्नामेंट करवाएंगे कि आईपीएल के जैसा, क्योंकि जब हम लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हो सकता है वहाँ भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। तो हालांकि छोटे लेवल का था बहुत, पर हमने करनाल प्रीमियर लीग करवाई थी 2010-11 में। देश में आज से 15 साल पहले देश में आज लीग हो रही है, हमने करनाल में 10-11 में करवा दी थी। उसका जब ट्रायल रखा था तो उस ट्रायल पे एक लड़का आया था बिल्कुल पतला सा, उसने बोल्ड मार के स्टंप तोड़ दी थी। तो मैंने उसको कहा मैं कि भाई तेरे में खास बात है, तू मेहनत करा कर, आया कर, जाया कर, प्रैक्टिस किया कर। आज वो लड़का हमारे करनाल से पहला लड़का बना जो इंडिया के लिए खेला, नवदीप सैनी। तो वो वहाँ से निकल के आया था। तो ये तो चीज़ ये नहीं है कि भाई क्रिकेट छोड़ने के बाद करी है, मान लो, क्योंकि मेरे को पता है यार एक लोकल बालक का कितना स्ट्रगल है। भाई मैं अपने गांव में बस में बैठ के जाता था, सुविधाएं नहीं थी, कपड़े जूते लेने का ब्योंत नहीं होया करता, सबके नहीं होंगे अपने गाँव में। आज तो फिर भी बढ़िया होगी फैसिलिटीज़, पर जब इतनी नहीं थी तो कोशिश यही है कि भाई जितना ज़्यादा अपने बच्चों ने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके करनी चाहिए। करनाल से भी अब तो काफ़ी खिलाड़ी हो गए, पहले आप थे, सुमित नरवाल हो गया, नवदीप सैनी हैं, अंशुल कंबोज है, अभी वो इंडिया के लिए खेलने गए थे साउथ अफ्रीका, फिर वो आईपीएल में भी पहले मुंबई में थे, फिर चेन्नई में, अभी शायद इंग्लैंड भी गए हैं, स्टाफ इंडिया टूर के लिए भी गए हैं वो। बिल्कुल, तो अभी अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं करनाल से। हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई सबसे पहले भाग खोले थे सुमित नरवाल के, उन्होंने मेहनत करी, औरों के लिए प्रेरणा बने। भाग खुले तो नहीं कह सकते, भाग खुलना एक वर्ड खराब हो जाएगा कि हाँ ये कह सकते हो कि भाई वहाँ से मेहनत करी, मतलब ये मेहनत करी तभी तो भाग खुलते, बिना मेहनत करने तो भाग भी नहीं खुलते। नहीं भाग तो लॉटरी लगती है, चिट उठ गई किसकी उठ गई और खिलाड़ी दिल्ली के भाग्य छिक्का टूट गया, ऐसा तो नहीं था ना। क्या है ना, एक खिलाड़ी के तौर पे अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारी एक मतलब एक बदलाव जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये है कि भाई खिलाड़ी को उसकी जो है अचीवमेंट से नहीं तोलना चाहिए। खिलाड़ी
चाहे वो कुछ नहीं खेला ना, वो मेहनत उतनी करता है, वो उसका बैड लक है। कई बार चीज़ें जो है क्लिक नहीं करती टाइम पे। कई बार ऐसा होता है आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो पर ऊपर जगह ही नहीं बन रही, ऊपर इतने अच्छे स्टेब्लिश्ड खिलाड़ी बैठे हैं तो जो आपका पीक दौर है वो उनका भी पीक दौर चल रहा है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी खराब है, बस उसका सूत नहीं बैठा, बैठ जाता तो ठीक था काम। तो पकड़ ले जाते उसको। अच्छा, आपने जो ये वेलफेयर स्टार्ट करी तो उसमें आप क्या क्या करते हो फिलहाल अभी? हम लोग उसमें खेल के क्षेत्र में काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं, फिर हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं और साफ सफाई में काम करते हैं। 4 क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं उसमें। इससे बात करेंगे, मेरे को एक किस्सा याद आया हरियाणवी कमेंट्री का। अभी फिलहाल के सीज़न में आपने हरियाणवी कमेंट्री करी है। हरियाणवी कमेंट्री का दूसरा सीज़न था, दूसरा साल था। पहले थे विश्वास चौहान, थे मनविंदर बिस्ला थे, फिर और 2 हमारे आरजे थे, आरजे कृष्णा और रविन कुंडू। हाँ, रेविन कुंडू। पिछले साल भी मेरे को जाना था पर उस टाइम पे यहाँ पे कुछ मेरी कमिटमेंट्स थी जिस वजह से मैं नहीं गया। एमपी इलेक्शन चल रहे थे तो उस टाइम हम लोग उसमें बिजी थे तो इसलिए मैं नहीं गया। तो अब की बार फिर वो उसी दौरान हो गया था वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो भी था? हाँ, बातचीत हो रखी थी, मतलब उनको वो लोग बात कर रहे थे भाई आओ आओ, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी से मैं शुरू करी थी। पिछली बार की जो कमेंट्री थी, हरियाणवी कमेंट्री, उसका जो हम देख रहे थे इंटीरियर था कुछ और था, अब की बार कुछ अपग्रेड करके कुछ और किया हुआ था। मैं पिछली बार था नहीं तो मैंने पता नहीं ना, मैंने देखा नहीं हुआ था। तो मैंने देखा, विश्वास चौहान के साथ मेरी बातें होती रहती हैं। तो पिछली बार कुछ और था, अब के तो बहुत अपग्रेड किया हुआ है अब की बार। तो मतलब आप क्रिकेट खेल लिया आपने, उसकी अच्छे से समझ आपको, और बाद में फिर कमेंट्री करी, तो उसमें तालमेल कैसे बिठा? मतलब कुछ चीज़ें आपको पता थी लेकिन उनको वर्डों के थ्रू बोलना और लाइव बताना, कैसे आपने चैलेंजेस फेस करे उसके अंदर? मतलब जैसे अभी आप पूछ रहे हो ना, हाँ। ये सारे सवाल मेरे अंदर भी थे, वही कैसे करूँगा। हाँ। पर जब वहाँ जाके बैठ के बोल ले चाले मतलब तो फिर चीज़ें ठीक होती चली गई। मैं एक फोटो देख रहा था, शायद वो हरियाणवी कमेंट्री कोई कुछ समझा रहा था बैठ के, उनके हाथ में पर्चे थे कि भाई आपको, मुझे जो मेरी थिंकिंग मुझे ये लगाई भाई आपको वो बता रहे हैं कि भाई इसमें फलाने गांव का नाम लेना है, भाई फलाने गांव का नाम आ गया तो वहाँ से रीच बढ़ेगी, या फिर आपको कुछ ऐसे बोलना है, या फिर कुछ मतलब कुछ पॉइंट वाइज कुछ आपको सिखाया जाता था उधर? नहीं, ये तो जियो की तरफ से गांव के नाम लेने की शुरुआत तो मैंने ही करी है वहाँ जाके। तो मैंने बहुत मतलब अपने जो एरिया के गांव है ना, उनके नाम लिए कि, तो मेरे मन में ये बात थी कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं अपने एरिया के गांव के नाम सारे हरियाणा में, सारे देश में क्यों नहीं भेजे जाए। लोग सोचे भाई, जब मैंने पहली बार नाम लिया कि भैया सालवन में गिरी बाल जा गए, तो लोगों ने सर्च कराया भाई सालवन कहाँ है जहाँ बाल गिरी। तो ऐसे करके फिर सालवन के जोड़ में बाल गिर गई। हाँ, सालवन के जोड़ में जाकर गिरी। तो वो पर्चा, खैर उसमें तो कुछ टेक्निकल बातें होती हैं, जैसे शो क्या होती हैं वो? कुछ जैसे शो वगैरह चलता है ना, शो में बताते हैं कि भाई फ्लो ये रहेगा, पहले ये टॉपिक रहेगा, फिर ये टॉपिक रहेगा, फिर इस बैट्समैन की बात करेंगे, इस बॉलर की बात करेंगे, इस तरीके से रहता है। आपकी जो जोड़ी जमती थी किस साथ की ज़्यादा थी? जैसे हर बार जोड़े आते हैं, 2 कमेंटेटर एक बार आते हैं, फिर कुछ और होते हैं, फिर 2 कमेंटेटर बाद में आते हैं, तो आपकी जोड़ी किसके साथ थी? जोड़ी तो सबके साथ ही थी, पर जैसे किसना है, आरजे किसना है, वो कुरुक्षेत्र का है, तो अपनी बोली लगभग सेम है करनाल कुरुक्षेत्र की, तो उससे मैचिंग ठीक बैठती थी। फिर बिस्ला है, बिस्ला जैसे हम अंडर 19 के टाइम से इकट्ठे खेलते हैं, तो उसके साथ वैसी ट्यूनिंग है, वैसे बढ़िया। अच्छी ट्यूनिंग है। तो मतलब इन 2 के साथ बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि भाई बाकियों के साथ नहीं थी, बट इनके साथ एक नेचुरल चीज थी। अब की बार तो एक अंपायर भी कर रहे थे। हाँ, अनिल चौधरी जी, वो तो शायद यूपी की ट्रस्ट ज्यादा आ रहा था उनके अंदर। हाँ, वो बागपत साइड का, यूपी के हैं, वो बागपत साइड के हैं। तो उनको हरियाणा में ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तो फिर एक बेस काटर करते हैं ना, कि भाई उस एरिया में, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, तो वो उन सब चीज़ों को देख के लोग इनको आइडेंटिफाई करके लेते हैं कि भाई उस एरिया का हो गया, जैसे विश्वास हो गया, और रेवाड़ी साइड का हो गया, फिर रविन हो गया, घर पे बुला के बरात पीट दी। बड़ा चला था उसका। तो अच्छा, जब आप क्रिकेट कमेंट्री के लिए गए, हरियाणा की कमेंट्री के लिए गए, तो आपके मन में भी ये सवाल आया था यार इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया, मतलब एक रीजनल लैंग्वेज को ये अपग्रेड कर रहे हैं। उनका मकसद आपको जियो का क्या लगा, कि वो एक ऑडियंस को कवर करना चाहते हैं, या फिर मतलब
रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहते हैं? अब देखो यार, इतनी टेक्निकल चीज़ें तो नहीं मेरे को पता, पर हाँ इस चीज़ में बड़ा बढ़िया लगा कि भाई आपकी अपनी लैंग्वेज में आप मतलब आप सोच के देखो कि भाई एक ज़माना था जब आप रेडियो पे क्रिकेट देखते थे, सुनते थे, देखते तो नहीं थे, रेडियो पे सुनते थे क्रिकेट, आपने मिसाल उसको अगर महसूस अगर करते आप थे। सुनते थे रेडियो कमेंट्री? हाँ सुनते थे। मेरा पहला मैच कमेंटेटर याद है? विनीत गर्ग था एक तो हिंदी का। विनीत गर्ग तो नहीं पता है, कोई हमने बहुत सुना उनको। देसाई करके थे कुछ, अभी एक दिन राजदीप क्या- सरदेसाई। नहीं राजदीप वो तो सरदेसाई क्रिकेटर तो शायद। वो है पत्रकार है वो तो। हाँ। कुछ एक 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 आदमी था अभी जो है वो मुझे वहाँ स्टूडियो मिला, अच्छा। तो जैसे ही उसने बोला ना, मैंने कहा जी आप रेडियो पे भी करते थे क्या? करा, मैं कहा बचपन में बड़ी सुनी आपकी आवाज़, मेरे को पहचान में आ गई। वो तो आवाज आज तक जहन में है। हाँ, तो मेरा पहला मैच जो था ना वो रेडियो पे आया था, जब मैं हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो दिल्ली के खिलाफ मैच था रोहतक में, तो आकाशवाणी रोहतक पे आया था और हमारा सारा गांव रेडियो लेके बैठा था उस टाइम। तो क्रिकेट वहाँ से शुरू हुई, और आज आप ये देखो कि भाई आप हरियाणवी में क्रिकेट देख पा रहे हो कि भाई हरियाणवी बोलने में कमेंट्री चल रही है, तो अपने आप में बड़ा अच्छा लगा है। और अच्छा है भी आप अपनी लैंग्वेज को देख रहे हो, इतने बड़े स्टेज पे आप अपनी लैंग्वेज चल रही है, तो अच्छा तो लगता ही है। अच्छा, फिर आपने एक अलग से ट्विस्ट लेते हुए 2024 जनवरी में आपने राजनीति में कदम रखा। उसकी छवि आपके दिमाग में कैसे आई? कोई मैं समाज सेवा तो आप पहले से करते आ रहे थे जब आपकी वेलफेयर चल रही थी, तो राजनीति में आने का कदम मतलब एक हैरानीजनक था मेरे ख्याल से। तो नहीं, आपके लिए ऐसा हैरान था? नहीं है कि भाई 2019 में गौतम गंभीर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो जब वो सांसद बने थे उसमें। पॉलिटिक्स में आए, जब वो चुनाव लड़ा तो मैं उसके साथ ही था, तो हम लोग इकट्ठे ही यूं कह लो भाई चुनाव साथ में ही लड़ा हमने, तो सारी चीज़ें देख रहे थे आप उनकी टीम में ही थे पार्टी के मतलब? साथ। टीम में क्या है कि एक ही चीज़ थी सारी चीज़ें। तो 2019 में जब से वहाँ यहाँ आप लोगों को जब दिखा, मैं जब विजिबल यहाँ हुआ, तो पर वहाँ पे मैं देख रहा था भाई सेवा, मतलब अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। वो 1 रुपए की रसोई अभी तक याद है सबको, हाँ, गौतम गंभीर वाली। बिल्कुल। तो वो भी हमारा साथ में हमने डेवलप करी हुई चीज़ें हैं वो सारी। तो क्या फिर आपने गौतम गंभीर की वजह से आपने जो पार्टी की चीज़ें देखी वहाँ पे, ये पार्टी की जो उपलब्धियाँ देखी, जन कल्याणकारी नीतियाँ देखी, क्या आप वहाँ से प्रभावित हुए या फिर अपने अपने क्षेत्र में जो आपका करनाल असंध विधानसभा क्षेत्र वहाँ से प्रभावित हुए? मतलब राजनीति में आने से मतलब पार्टी में किस पार्टी में जाऊँ, कहाँ से प्रभावित हुआ फिर आप? देखो, जो पार्टी में प्रभावित होने की बात है वो मैं हमारे सकते जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल जी, उनकी नीतियों से उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने हरियाणा में पॉलिटिक्स में आने का मेरा मन बना था। मैं कहा यार ये आदमी जो है इस तरीके के काम कर रहा है, इस तरीके की इसने नीतियाँ बनाई है, खास तौर पे जो, क्योंकि मेरे को पता है कि एक गांव में मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए कोई आदमी इतने बड़े लेवल पे बैठ के सोच रहा है, तो वो उसकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोसाइटी में बदलाव करना क्या चाह रहा है, वो उससे मेरे मन में बड़ा एक मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आई कि नहीं यार इस आदमी का साथ तो फिर देना आपकी चाहिए। रुचि 2019 से ही थी, हरियाणा को आप देख रहे थे साइड बाय साइड? बिल्कुल देख रहे थे, क्यों नहीं देख रहे थे यार, हरियाणा से हूँ तो हरियाणा को तो मतलब राजनीति शुरू से ही देख रहे हैं। राजनीति को कह रहा हूँ मैं। राजनीतिक भी देख रहे हैं उससे पहले, क्योंकि पहले जब वो हमारा बचपन था आप देखोगे कि गांव में तो इनेलो पार्टी चलती थी। हाँ, उस समय तो थी वो। सबके झंडे चश्मे के टंगे होते थे। हाँ। तो मान लो भारतीय जनता पार्टी तो गांव में थी नहीं ना कहीं पे, उसको गांव गांव में घर घर में ले जाने वाला आदमी कौन है? कार्यकर्ता है, पर वो जो नीतियां बनाई वो तो मनोहर लाल जी ने बनाई ना। जो उन्होंने जो ये समाज में बिना खर्ची बिना पर्ची देने का एक काम, ये नौकरी देने का जो काम लेके आए, फिर एक जो ये सिस्टम डेवलप कराया। अभी हमने एक प्रोग्राम करा था बड़े गांव में, तो वहाँ मेरे को मौका मिला उनके बारे में 2 शब्द कहने का, तो मैंने वहाँ शुरुआत करी थी इसी चीज़ से कि एक आम आदमी के मन में डर होता है, जो एक कॉमन आदमी है मिडिल क्लास, उसके मन में एक डर है। वो डर क्या है कि भाई कल को तेरे बेटे को नौकरी कौन देगा, कल को तेरे घर में आड़ी बीमारी आ गई तो तेरा इलाज कौन करवाएगा, कल को तेरा कोई रोड़ा हो गया तेरे थाने तहसील में कौन तेरी पैरवी करेगा। तो वो डर किसी आदमी ने निकाला है, तो वो डर चाहे वो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने की बात कर रखी हो, या फिर आप ये बताओ कि आयुष्मान कार्ड का इलाज करने की बात कर रखी हो, या थाने कचहरी में
पोर्टल के माध्यम से काम होने हो, तो वो कौन लेके आया? आम आदमी का वो डर किसने काटा? खट्टर साहब ने। खट्टर साहब ने निकाला ना। तो ऐसे आदमी के साथ क्यों नहीं देना चाहिए? वही सोच के हम लोग तो खड़े मतलब हुए। 2019 आपका इंटरेस्ट 2019 में ही लगा था पॉलिटिक्स के अंदर, जब आप गंभीर के साथ वो तो नहीं, इंटरेस्ट तो देखो सामाजिक, क्योंकि यार गांव से निकल के गए हैं, समाज में किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या स्ट्रगल एक आम परिवार के बच्चे को झेलना पड़ता है, उसका तो पता ही है ना भाई। जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे को याद है भाई कितने धक्के खाने पड़ते थे, सुविधाएं तो थी नहीं हमारे पास इतनी। लेकिन आप इनिशियल रूप से तो 2024 जनवरी में ही आपने मतलब ऑफिशियल दस्तक तौर करी। पे पार्टी ज्वाइन करी थी जो, हम्म। वो हमने 2024 में करी, जनवरी के महीने में। उस समय आपके साथ काफ़ी सारी आपके जो आपसे प्यार करने वाले जो भी लोग थे आपके, वो साथ में गए थे शायद। कोई कौन सा वो कार्यक्रम था? मैं था देखा। ज्वाइनिंग थी हमारी, पंचकूला में ज्वाइनिंग हुई थी, और मेरे अच्छा। ख्याल में पूरे उस टाइम पे बड़े बड़े नेताओं ने जिन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, हमारे जैसी ज्वाइनिंग किसी की भी नहीं हुई थी। तकरीबन 150 गाड़ियां हमारे साथ गई थी, और ठंड थी इतनी ज़्यादा, हाँ। फॉग थी इतनी, उसके बावजूद। और उस टाइम पे एक और सबसे खास बात थी, उस टाइम हरियाणा में सरपंच विरोध कर रहे थे खूब, हाँ। और मेरे साथ 39 गांव के सरपंच गए थे जिन्होंने अपना नाम दिया था मौके पे कि हम सुमित भाई के साथ साइलेंट कर ज्वाइन, दीजिए। हाँ। सुमित भाई के साथ ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को। तो वो अपने आप में एक, मैं तो अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि भी मेरे को ऐसे साथी, ऐसे भाई मिले जो उस टाइम भी मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ गए। तो वहाँ पे लगभग कितने बंदों ने ज्वाइन करी थी? हमारे साथ मेरे ख्याल में 900 या 950 970 आदमी होंगे। आपने देखिए, अपने परिवार समेत करनाल और असंध विधानसभा के 500 से अधिक क्षेत्रवासियों और सरपंचों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, जो उस समय नायब सिंह सैनी जी के हाथों आशीर्वाद लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी माननीय ज्वाइन करी मनोहर थी। लाल जी मुख्यमंत्री थे, माननीय नायब जी उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश थे। अध्यक्ष थे। तो ये दोनों की मौजूदगी वहाँ पे थी जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी, और नंबर हमारे 900 के आसपास थे जो हम लोग गए थे, क्योंकि 150 की लगभग गाड़ी हमारे साथ थी। अच्छा, एक चीज़ और देखी हमने, जब लोकसभा चुनाव से कुछ 2-3 महीने पहले ही आपने ज्वाइन किया था, तो उस समय मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनके अगेंस्ट वो थे दिव्यांशु बुद्धि राजा। तो आपकी जो एक बड़ा में रैली हुई थी, उस समय आपका जोर था पार्टी के प्रति, वो आपको वहाँ दिखाने का मौका मिला था, वो क्या था? जोर नहीं, देखो एक मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी कि भाई आपको ये काम करना है, और उस समय पे हमारे लिए बड़ी एक, मतलब मेरे लिए तो गर्व की बात थी कि भाई मेरे को मनोहर लाल जी के लिए एक रैली का आयोजन करने का मौका मिला। तो जितने हमारे साथी थे, हमारे दोस्त यार थे, चाहने वाले थे, सब ने खूब साथ दिया। हाँ, उस रैली को ऑर्गेनाइज करने में मान लो लोगों ने बड़ा भरम डाला हमारे दिमाग में। मैं तो श्योर था, मेरे साथ हमारी टीम वाले, हमारे साथी सारे श्योर थे, पर जो आम लोगों के बीच में एक बात फैल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ये था जनरली जातिवाद का था सिस्टम उसमें, वो जो जाट समाज के लोग हैं वो। उसी हाँ। बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक इस तरीके की थ्योरी बनाई जा रही थी समाज में कि भाई जाट समाज के किसी गांव में भाजपा का प्रोग्राम नहीं होने दिया जा रहा है। तो वो एक थ्योरी चला रहे थे, ऐसा था नहीं। हमारा समाज कोई किसी के ऐसे खिलाफ नहीं होता कि भाई हम इनके खिलाफ है, बिना बात के किसी के नहीं, खिलाफ ये नहीं तो है। ये एक बात हो रहा है हरियाणा के अंदर, ये जाट समाज में तमगा लगा हुआ है कि वो मतलब कि भाजपा विरोधी हैं। ये तमगा रियल में है या फिर एक भ्रम है, नहीं, वो नहीं, अलग चीज़ है। क्या क्या होता है ना, देखो जब आप चुनाव लड़ते हो, चुनावी राजनीति में जाते हो, तो आप कोई तो मुद्दा लेके जाओगे ना, और किसी मुद्दे पे तो आप जा नहीं सकते। तो एक आपको वोट बैंक स्टार्ट करना है, तो वो ये अड़ा दिया कि भाई भाजपा जाट विरोधी है, जाट भाजपा विरोधी है। क्यों है भाई? कोई काम तो होगा। एक बात बताओ, आज से पहले इतनी सरकारें हुई, हमने भी अपना टाइम देखा है। अपने एरिए के एक चीज बताओ, कोई एक चीज के बारे में बताओ कि किस तरीके से हमारे एरिए का एक प्लानिंग करके
हमारे युवाओं का भविष्य का मर्डर कराया गया, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। कौन सा एजुकेशन सेंटर हमारे एरिया में बनाया, कौन से स्पोर्ट्स हब हमारे एरिया में बनाए, कौन सी नौकरियां हमारे यहाँ दी, बताओ कहाँ दी। ये कब की बात, क्योंकि पिछले 8 साल से तो यहाँ पे भाजपा का ही एमएलए है। तो फिर देख लो ना, फिर नीरज चोपड़ा यहाँ भाजपा के उसमें गोल्ड मेडल लेके आया, सुमित सांगवान है ओलंपिक खेल के आया। अच्छा, ये बताओ आप, नीरज चोपड़ा के उसमें भाजपा का क्या रोल है? तो फिर आपने सवाल पूछा ना, ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई हमारे एरिया में आप एक स्पोर्ट्स का सेंटर बता दो, एक एसोसिएशन बता दो हमारे एरिया में है, आपको एजुकेशन लेनी है। जिस बात के ऊपर आप बात बोल रहे हो कि जो 2014 में भाजपा सरकार आने से पहले हरियाणा के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में जो समाज में चर्चा थी कि भाई एक किसी खास क्षेत्र का ही जो विकास हुआ है। हर बार ऐसे होता था, कोई एक आदमी नहीं, हर आदमी ऐसे करता था। भाई क्या होता था, चाहे हिसार की सरकार, भिवानी की सरकार, रोहतक की सरकार, यही तो होती थी। आप ये बताओ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? एक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, उसका रैंक बता दो कौन सा था, कितने वहाँ कोर्स थे। आपको अगर जो आप बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप कहाँ एडमिशन लोगे? एमडीयू रोहतक जाओगे, चंडीगढ़ जाओगे, दिल्ली जाओगे। हमारे यहाँ का कॉमन आदमी क्या करेगा? यहाँ पे फेडरेशन होगी, स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात कर लो, कहाँ है? हरियाणा की सारी फेडरेशन है, कौन सी है? करनाल, पानीपत, हमारे एरिया में कौन सी है बताओ? आपको ट्रायल देने जाना है किसी भी खेल का तो आप इधर उधर जाओगे। कौन सा यहाँ पे ऐसा वर्ल्ड क्लास सेंटर बना रखा था जहाँ पे आपके बच्चे तो अपनी ट्रेनिंग करके चले जाएं? बताओ कौन सा है? कौन से हमारे यहाँ के अफसर लग गए थे बालक? उल्टा आप ये मानते हो कि भाई हमारा एरिया उस समय इतना डेवलप नहीं था, आज सुधार है? आज क्या सुधार लग रहा है आपको? 8 साल से भारतीय जनता पार्टी क्या क्या सुधार नहीं है? आप ये बताओ किस चीज में वो है? कम से कम आज आप ये तो बात कर सकते हो कि पार्शलिटी नहीं है। जो काम यहाँ हो रहा है वही काम मेवात में हो रहा है, जो काम अम्बाड़ा में हो रहा है वही सिरसा में हो रहा है। तो ये क्या कम चीज है? आज आप जाके देखो गुल्ली गांव में कितने बच्चे नौकरी लग रहे हैं। हाँ, ये मैंने सर्वे किया जब ये बिना खर्ची पर्ची की सरकार की जो चल रही थी बातें, तो उस समय मैंने खुद काफ़ी जाके सर्वे किए और इस बात के बारे में बिना खर्ची पर्ची की जो नौकरियां लगी, भाजपा सरकार की बहुत तारीफ हुई। गांव के मतलब एक सिंपल आदमी से लेकर हाई क्लास तक आदमी ने तारीफ करी कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा के अंदर वो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दे रही है। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने जॉब अप्लाई करी, उसका रोल नंबर ही नहीं आए। फिर उसका पैतृक गांव रोहतक में है बड़म, वहाँ से अप्लाई करे, दैट देने रोल नंबर आ गया। अच्छा। फिर आजकल एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि भाई ईवीएम हैक कर लेती है बीजेपी, कहते हैं ना ईवीएम हैक। पता कैसे होती है? ये कहते हैं ना भाई, कैसे होती है? ये पूछते हैं भाई ईवीएम हैक करके दिखाओ, इन पे तो है ही नहीं कुछ। ईवीएम हैक सीखनी है ना। गुल्ली गांव में अभी इन विधानसभा के बाद एक बच्चे की नौकरियां लगी ना, तो एक बच्चे का नाम आया नौकरी में, तो उसका बापू 3 घंटे रोया लगातार, और ना तो किसी तो कुछ बताओ है वो कि क्यों रो रहा, पर रो ही जा रहा। 3 घंटे के बाद उससे पूछा भाई तू क्यों रो रहा है, तेरे छोरे की तो नौकरी लगी। नु का मेरे तंदर भाग आदमी कौन होगा, मैंने कांग्रेस तो वोट दी थी। नु का आज अगर जो कांग्रेस जी जल्दी मेरे छोरे की नौकरी नहीं लगनी थी। ऐसे ईवीएम हैक होती है, और वो जिंदगी में दे देगा वोट किसी और ने। यूं होती है ईवीएम हैक। कभी जमीन पे जाके काम करोगे, लोगों की समस्याओं को समझोगे, लोगों के हाल चाल जानोगे, जब ही तो पता लगेगा कैसे होता है। 2019 में जब ये विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उनकी जो कैंपेनिंग चल रही थी, तो आपके असंध एरिया से जो मतलब पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि आप वोट कहीं डाल लो, जाएगी बीजेपी के खाते में ही। वो थे बख्शीश सिंह बिर्क। तो काफ़ी आलोचना हुई उनकी, काफ़ी ऊपर तक उस समय। फिर आज कहाँ है वो? वहीं तो चले गए। उनका स्वभाव ऐसा ही है, उनको यूं ही लगता है कि भाई जहाँ सत्ता होगी वहाँ चले जाओ। तो उनको लग रहा था कि भाई कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, इधर जाएगी, तो वो उधर सरक लिए थे। बातचीत उस समय होती थी आपकी जब वो विधायक थे? नहीं, मेरी बातचीत नहीं होती थी।
आज क्योंकि देखो उनका एक काम करने का तरीका अलग था। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात ही नहीं करता, तो उनका एक अपना काम करने का तरीका था, मेरी कभी बातचीत होती नहीं। अभी आपके जो विधायक जी हैं असंध विधानसभा से, क्योंकि चूंकि आपने भी टिकट के लिए काफ़ी जोर लगाया इधर, तो उसमें क्या पॉइंट रहे आपके, मतलब भाई टिकट नहीं मिल पाई, या फिर मतलब आप सेवा भाव से लगे हुए थे, क्या था उसमें? नहीं, देखो क्या होता है कि भाई जो भी आदमी इस फील्ड में आता है, सबकी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता, सबको सबको चाहिए, सबका मन करता है कि भाई वो चुनाव लड़े। तो हमारे सारे साथियों की इच्छा थी कि भाई हम भी चुनाव में लड़े। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जितने भी साथी हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सब चाह रहे थे कि भाई हम लोग चुनाव लड़े। पार्टी ने जिसको उपयुक्त समझा उसको टिकट दी, पर मेरे पास बहुत लोग ऐसे थे कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो भी हमारी पार्टी से वोट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे। तो जब वो निर्दलीय पर्चा भर के उनका मेरे को फ़ोन आया, मेरी मदद करो, आपकी तो बहुत उम्र पड़ी है, हम आपकी आगे मदद करेंगे। तो मैंने उनको साफ कहा था, मैं कहा भाई साहब हम कोई क्या खाली जिलेराम इस शर्मा चीज़ जी थे में वो? गिरे जिलेराम शर्मा जी थे? नहीं, बतेरे लोग होते हैं उसमें, तो क्या। नहीं, वो तो आपकी पार्टी के साथ ही लोकसभा चुनाव में थे वो। चलो और भी बतेरे थे हमारी पार्टी के जो बाजी गए थे, इधर उधर रोके थे। लेकिन तो अब चुनाव तो अपना उन्होंने लड़ा। अपना अपना एजेंडा खाली ये नहीं था कि भाई हमें चुनाव ही लड़ना है। अपनी मोटिव वो है ही नहीं चुनाव लड़ना। आप, मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो हमारी सोच है कि भाई मैं यहाँ पे अच्छे काम करूँ, मैं यहाँ पे लोगों से जुड़ूँ, मैं मेरे साथ लोगों का प्यार बने, लोग मैंने अपने परिवार का हिस्सा माने, मेरा वो मोटिव है। क्या होता है, बतेरी दुनिया है, एक बार एमएलए बन जाओगे, 5 साल पीछे कोई नहीं बनेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी जीवन में कुछ बने भी नहीं, उनको आज भी याद रखते हैं भाई फलाना आदमी था। तो अपना टारगेट वो है कि भाई मेरे को, मेरे भाईचारा, मेरा सारा एरिया वो इसलिए याद रखे कि भाई यू सबके समाज के लिए कुछ साथ खड़े होने वाला आदमी है। अरे आपका 16 साल का क्रिकेट का एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के साथ आपने जो राजनीति में आए आप, तो वो एक्सपीरियंस, वो या बातें या वहाँ से कुछ सीखा हो, तो राजनीति में कितना काम आ रहा है आपके वो चीज़ें? दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ना भाई। ये खेल तो है, आमने सामने की लड़ाई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खेल से अदर चीज़ें भी सीखता है ना आदमी, जैसे एक टीम बिल्डिंग हो गया, या फिर इस तरह कुछ और सिस्टम हो गया जो जो आगे आप हेल्प करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो जो पिछला क्षेत्र है, कुछ ना कुछ चीज़ आपके काम आएंगी। तो मैं उसी चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, देखो क्या है कि उसमें ये है कि आपको सबको साथ लेके सबके साथ चलने की आदत होती है। क्योंकि आप एक टीम में खेल रहे हो, तो टीम स्पोर्ट्स में खेल रहा था, तो उसमें किसी दिन आपकी परफॉर्मेंस होगी, किसी दिन दूसरे की होगी, तो आप ये नहीं कर सकते। तो वो चीज़ बड़ी हेल्पफुल है कि आज मेरे को टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मेरी पार्टी का वो आदमी है, वो तो आया है, वो भी तो मेरी टीम का ही आदमी है, तो हमें उसको जिताना है। आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती नहीं पार्टियों में, क्योंकि अगर देखो एक पार्टी से काफ़ी सारे बंदे टिकट के लिए इच्छा रखते हैं। एग्जाम्पल दूँ मैं, एक तो संध का ही था, उधर से हम अगर उसकी बात करें जो आपके साथी हैं वो गन्नौर से देवेंद्र कात्यायन जी, उनको टिकट नहीं मिली, फिर उन्होंने निर्दलीय लड़ा, फिर जीत गए। वो जीतने के बाद भी उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया। तो ऐसे बहुत सारे बागी होते हैं, और उस समय तो भाजपा के बहुत सारे जो देखिए बागी बागी नहीं हो होते, चुके थे, बागी नहीं होते। देखो क्या पर्चे होता है भरे थे, कि जैसे रामविलास शर्मा जी थे, उन्होंने पर्चा बस भर ही दिया था समझ लो। फिर वो बाद में वहाँ पे मिले, सैनी साहब मिले उनसे, खट्टर साहब मिले, तो जाके उन्होंने पर्चा वापस किया। नहीं नहीं, देखो वो पार्टी का निर्णय होता है। बड़े बड़े वो लोग, उन लोगों ने पार्टी को खड़ा कराया है प्रदेश में, तो उनके मन में कोई बात होगी तो इनका फर्ज बनता था, आई जो कमान थी प्रदेश की, उनसे बात करने का। और उन्होंने वो करा भी, वो आदरणीय है, उनसे जाके बात करी, उनको जो भी बात करी होगी। और उनका भी बड़प्पन है कि वो समझे भाई जिस पेड़ को सींच के इतना बड़ा कराया है, आज उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें, तो आप जिस लाइन में हो आप लोग भी प्लांट कर देते हो बतेरी सारी चीज़ें। नहीं देखो, जो होता है कहीं ना कहीं क्लू तो मिलता ही है, क्लू के बेस पे होते हैं, अपने आप से तो कहानी तो बनती नहीं है। बतेरी चीज ऐसी भी है जो खुद ही क्लू बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के पीछे सूत्रों के हवाले से। वो सूत्र आज तक किसी ने नहीं देखे। नहीं, वैसे उस समय थी डामाडोल सी थी भाजपा की, और ये भी चर्चा थी कि भाई भाजपा तो जा रही है अब की बार। लेकिन एक जो फिर वही बात बड़ोली है साहब ना। ने एक बयान दिया था, मतलब बड़ोली साहब का बयान आया था कि भाई वो कह रहे थे बाकी सारे कांग्रेस जीत रही है। एक बात कही थी उन्होंने कि भाई
ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है, हम कुछ कर लो, जीतेगी भाजपा ही। और फिर सिस्टम बताया तो मैंने, ये गोली का उदाहरण दिया, तो ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है, वाकई में सेट कर रखा है भाई, लोगों के काम कर रखे हैं, घर घर में बढ़ रही है भाजपा। आप दिल में से कैसे निकाल दोगे किसी चीज को? ये तो है। तो फिर कोई गलत थोड़ी कह रहे थे वो। अब सोचने की अपनी अपनी बुद्धि है, कोई सोचता है कि भाई सिस्टम सेट कर रखा है, उनको सिस्टम ईवीएम ही दिखता है, उनको लोग दिखते ही नहीं। वो तो ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करने वाले हैं ना, जो उनको सिर्फ ईवीएम दिखती है। हमारी पार्टी के लोग जमीन पे काम करते हैं। इसको लेकर भी ये बहुत सारी हरियाणा में वो हैं कि भाई पॉलिटिक्स किस तरीके से करनी चाहिए। कोई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करता है, कोई ग्राउंड पॉलिटिक्स करता है, कोई कैसी पॉलिटिक्स करता है। आप कैसी पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हो? मैं पॉलिटिक्स में विश्वास ही नहीं रखता। हम तो भाईचारे में और साथ देने में, साथ लेने में विश्वास करते हैं, प्यार में विश्वास रखते हैं। जब आप एक दूसरे से प्यार करोगे, लगाव रखोगे, तो पॉलिटिक्स की जरूरत क्या है? पॉलिटिक्स की तो जरूरत उनको पड़ती है ना जो लोगों से मिलते नहीं, लोगों के बीच में नहीं जाते, किसी के सुख दुख में नहीं खड़े होते जाके। उनको पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है। वो बताते हैं इसमें यह कमी है, उसमें वह कमी है। और जनता भाई सब जानती है, मतलब ऐसा नहीं है, एक एक आदमी सब समझता। परमात्मा ने बुद्धि तो सबको बराबर ही दे रखी है। आंख भी सबकी बराबर है, नाक भी, मुंह भी, कान भी। तो ऐसा क्या है कि भाई तू अगला आदमी कुछ कहेगा, अगला मान लेगा, हो सकता है वो आपकी इज्जत करके हाँ मैं हाँ भर दे, पर वो इज्जत है, वो हमारे हरियाणा के संस्कार हैं। नहीं तो बहुत सारे अगर जो कोई मान लो हम भी अंग्रेजों वाली उस पर आ जाए तो मुंह पे कहते हैं नो मेट यू आर नॉट राइट, छुट्टी ले। हमारे यहाँ के संस्कार ऐसे हैं कि भाई कोई भी घर आएगा, अगर जो दुश्मन भी है उन्हें चाय पानी पियाऊंगे, ठीक है भाई, हाँ चल भाई ठीक है। आपकी जो यहाँ असंध के विधायक हैं योगेंद्र सिंह राणा, उनके साथ कैसी ट्यूनिंग है अभी आपकी? बढ़िया ट्यूनिंग है, बड़े भाई हैं अपने, कोई बातचीत होती रहती है, मिलते बड़े प्यार कुछ काम को लेकर चर्चाएं होती हैं किसी खास क्षेत्र एरिया में? कोई जिम्मेदारी दे रखी है आपको कुछ ऐसी? जिम्मेदारी कुछ नहीं, जिम्मेदारी तो जनता ने उनको दे रखी है, विधायक उनको बना रखा है, जिम्मेदारी उन्होंने भी आपको कुछ जिम्मेदारी दे रखी है? हमारे कोई अभी कोई ऐसी ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं है, पर कुछ अगर जो चीज़ लगती है तो उनसे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ उनको लगती है तो वो कर लेते हैं। बाकी वो समझदार हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, अपना काम कर रहे हैं। बाकी अभी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपने अपने एरिया को देखा, और आपकी एक चीज़ थी कि आपने जो अपने एरिया के अंदर स्पोर्ट्स को लेके कोई खेल मैदान ना होना, कोई कोच नियुक्त नहीं है इस एरिया में, वो आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था। तो वो चीज़ें मतलब कैसे? देखो उस टाइम पे यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे, ये चुनाव से पहले की बात है। तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा था जब तक मैं एक्टिव क्रिकेट खेल रहा था तो मैं इतना नहीं आ पाया एरिया में, क्योंकि मेरे लाइफ के दो फेज हैं। एक, जब मैं क्रिकेट खेलनी शुरू नहीं करी थी तो मैं हर गांव में खेल रहा हूँ, यहाँ पे असंध में भी आके खेल रहा था इस स्कूल में। एक फिर मैं जब क्रिकेट खेल रहा तो मैं यहाँ से ज़्यादा टच नहीं बना पाया, क्योंकि इतनी व्यस्तता थी खेलने में। तो कभी कभी घर आते थे, घर आके तो फिर यही होता था भाई यार दोस्तों से मिल लो, फैमिली के साथ रह लो। पर जब रिटायरमेंट लेने के बाद फिर जब इस क्षेत्र में आए, इधर उधर घूमे, तो देखा भाई जब मैं 8th 9th क्लास में था, 10th क्लास में था, तब असंध के इस ग्राउंड में मैं मैच खेलने आया था, और वो ग्राउंड आज भी ऐसा ही है, उसमें कोई सुधार नहीं है। तो बड़ा दुख होया था। अभी स्टेडियम की काफ़ी सारी बात चल रही थी, असंध में स्टेडियम बनेगा, उसकी ज़मीन भी अलॉट हुई, फिर उसका फंड भी आया, तो वो चालू ही नहीं है, अब तक नहीं हुआ। देखो इस बारे में क्योंकि मेरा ये दायरा नहीं है बात करने का, सोचने का, इस विषय में मैं जांच पड़ताल करूं, उस विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है कहाँ पे है। पर हाँ, एक युवा होने के नाते, एक यहाँ का निवासी होने के नाते एक चीज़ मैं ज़रूर चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ के बच्चों के लिए, और नहीं कुछ हो, स्टेडियम बाद में बने। मेरी इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, विधायक जी से भी बात हुई है, तो यहाँ पे कम से कम कोच तो आने शुरू हो जाएं, क्योंकि एक बेस तो बच्चों का बनना शुरू हो जाए। जब बेस बनेगा उसके बाद ही तो वो स्पोर्ट्स पर्सन डेवलप होएगा ना। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम करे, तो उम्मीद करते हैं भाई जल्दी से जल्दी यहाँ इस तरीके की फैसिलिटी बच्चों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। सुमित भाई, आपने जैसे 2003 तक हरियाणा के लिए खेला, फिर साथ में आप दोबारा गए, फिर आपका करियर डामाडोल सा भी रहा और लगातार भी रहा,
तो कई बार बहुत सारे चीज़ें होती हैं जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि आगे कुछ सामने दिखता नहीं है। तो ऐसा आपकी सिर्फ फील्ड में नहीं, सारी फील्डों में ऐसा होता है, किसी एक पॉइंट पे आके ना सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो उन चीज़ों के लिए जब जब सुसाइड करता है इंसान और दिमाग में ख्याल आते हैं, और आजकल तो हो भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लम्हा आया हो या फिर आपने वहाँ से कुछ सीख मिली हो जो आप दर्शकों को बताना चाहो? नहीं नहीं, जब मैं पहले देखो हरियाणा के लिए खेला हम्म तो फिर उसके बाद ब्रेक आ गया था। हम्म तो उस टाइम पे एक फेज ऐसा आ गया था कि जब कुछ नहीं दिख रहा था, एज भी ऐसी हो रही थी कि भाई घर वालों से खर्चा मांगते हुए शर्म आती थी, प्रैक्टिस भी करने। तो उस टाइम दिमाग में ये आया था कि यार छोड़, मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया गया था कि तू भी ऑस्ट्रेलिया चल दे, वहाँ अपना काम धंधा करेंगे, कुछ देखेंगे। पर फिर एक दिन लेटे लेटे मेरा दोस्त है विक्रमजीत मलिक, उसने बोला मेरे को, हम्म कह रहा कि यार ये सब करने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी करी थी, जोर लगा, हम बैठे हैं साथ में, क्या दिक्कत कोई ना है, दोबारा करेंगे। मौका मिलेगा। तो फिर दोबारा कभी मन में ऐसी बात नहीं आई। और आजकल के बच्चे, जैसा आपने कहा सुसाइड के केस इतने होते जा रहे, मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। उसमें कहीं ना कहीं मैं कारण मानता हूँ कि जैसे आजकल ना रिजल्ट ओरिएंटेड पेरेंट्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ये बात आपने उनको- बहुत सही कही। उनको बच्चों से अपने रिजल्ट चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स वाले तो कम है, क्योंकि क्या होता है कि भाई जब जो ये पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं ना, ये सुसाइड कब करते हैं लाइफ में आके, जब इनके दिमाग में खराब चीज़ें आती हैं। उसका कारण क्या है? हम लोग कहते तो हैं कि भाई सुसाइड कोटा क्यों से हो रही खबरें है, आती रहती हैं, मुखर्जी नगर से सुसाइड आती रहती हैं। क्यों हाँ। हो रही हैं। सुसाइड होने का कारण ये है कि आजकल के बच्चों को फेलियर का टेस्ट ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े हुए, गेम नहीं खेलते कोई भी। जैसे आप हो, हम, जरूरी नहीं है कि हर आदमी प्रोफेशनली हायर लेवल पे खेले। आप भी गांव में गली में भी खेलते होगे, तो वहाँ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप मैच हार जाते हो, तो उस दिन आप ये सोचते हो कि आज हार गया, कल नहीं ना देखूंगा। तो एक वो जो हार का टेस्ट है ना, वो आदमी को पता होना जरूरी है कि हार का टेस्ट क्या होता है। आजकल बच्चे 10th क्लास तक बहुत बढ़िया पढ़ते आए, 11th तक बढ़िया आए, 12th में सडनली क्या हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उनको पता ही नहीं है उस चीज़ का कि उससे डील कैसे करना है। फिर ऊपर से पेरेंट्स का भी प्रेशर इस तरीके का कि मार्क्स क्यों नहीं आए तेरे, क्या होगा जीवन में, आगे क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अरे भाई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई मार्क्स से ही कुछ होएगा जीवन में। और बतेरी सारी चीज़ें परमात्मा ने पैदा करे हैं, वो नंबर लेने के लिए थोड़ी पैदा करे हैं। उन्हें क्या है कि जीवन जियो, अपना काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो, और 100 चीज़ें हैं काम करने की। ज़रूरी थोड़ी है कि भाई यही एक चीज़ है। तो ये जो एक पेरेंट्स का ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेशर है ना, ये दूर होना, और बच्चों को किसी न किसी लेवल पे, चाहे गली में खेलने दो, पार्क में खेलने दो, उनको खेल के साथ जोड़ो, ताकि उन्हें हार जीत का डिफरेंस पता हो, हार का टेस्ट पता हो। तब बच्चों को डील करनी आती है ना सारी चीजें। भाई डील करेगा जब ही तो, जब उसे पता होगा, जब ही तो हार उससे क्या डील मतलब क्या है। करेगा हार क्या है। भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे मैं आपको अपनी एक वो बताता हूँ। एक मैच था रणजी ट्रॉफी का, मैंने उसमें टेस्ट मैच था, 9 विकेट लिए, पहली बारी में 6, दूसरी बारी में 3। अगला मैच खेलने गए हम, बॉम्बे में हमारा मैच था। तो उस टाइम पे पता लगा हमें कि भाई सचिन तेंदुलकर का 200वां टेस्ट मैच था और वनडे टीम की सिलेक्शन होनी थी। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, बताया किसी शायद 2008 की बात है। वेल विशर ने, नहीं 2008 की नहीं, ये बात है 2012-13 की बात है। अच्छा। तो किसी वेल विशर ने बताया कि आज वनडे टीम बढ़नी है, तो उसमें तेरा भी कंसिडरेशन में नाम चल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। सुबह वार्म अप शुरू हुआ, तो हम वार्म अप खेल रहे थे, तो वार्म अप करते हुए हम गेम खेल रहे थे, मेरी और वीरू भाई की टक्कर लगी, मेरा नी ट्विस्ट हो गया, मैं बाहर 1 महीने के लिए खेल से बाहर। अब यूँ तो है नहीं कि भाई खेल से बाहर हो गए, सिलेक्शन से बाहर हो गए, तो इसका मतलब वो एक जीवन लम्हा खत्म आया हो था जब गया। आपको लगा था कि हाँ बस अब मैं जर्सी पहन सकता हूँ हाँ, इंडिया टीम जीवन की। खत्म हो गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर खड़े हुए, फिर मेहनत करी, फिर कम बैक कराया, फिर खेलना शुरू कराया, दोबारा सब चीजें करी, उस फिर उस ठीक है। फेज से निकले कैसे वैसे? कुछ जो नहीं जो यार, जब आपको पता होता है ना, हम्म भाई देखो क्या है कि एक स्टोरी है
जिसने लिफ्ट से ऊपर गया है ना जो, उसे ही तो नहीं पता कि भाई नीचे से ऊपर जाना कैसे है। जो सीढ़ियों से गया है ऊपर, उसने कितनी बार गिर लो फिर उठेगा, फिर सीढ़ी चढ़ जाएगा। अब लिफ्ट वाला गिर गया, लिफ्ट नहीं मिली, वो कैसे चढ़े, उन्हें पता ही नहीं कैसे जाना मैंने ऊपर। तो ये जो सब चीज़ें ना लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, ये हार जीत के एक्सपीरियंस, मेहनत के एक्सपीरियंस, धक्के खाने के एक्सपीरियंस, ये जिस आदमी ने पता है उसने थोड़ी दिक्कत है। कोई क्या हो गया 2 नंबर कम आ गया, आगे बढ़िया आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। कोई जीवन यही थोड़ी है कि भाई नंबर कम आ गए तो लाइफ ही खत्म होगी, उसमें कुछ थोड़ी है। आप हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान ने आपको किसी और काम के लिए चुन के भेजा हो यहाँ पे, और आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, भगवान ने साइन दिए रुक जा, नहीं रुके तो आपके नंबर कम करने पड़े। अरे वाह, उन्हें छोड़ के दूसरा रास्ता देखो, कुछ और देखो। बिल्कुल। अभी किसी भी करियर में जाते हैं ना, अपना गोल सेट करते हैं। अभी फिलहाल जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, राजनीतिक पॉलिटिक्स में आप एक्टिव हो फिलहाल, और साथ में आप कमेंट्री भी कर रहे हो, तो देखो एक सीजन का टाइम है, वो आगे आएगा तो आप 1-1.5 महीने का चीज़ होती है वो। तो अभी आपके अगले 2 या 3 साल के गोल क्या हैं? मेरे गोल ऐसे कोई पर्टिकुलर मतलब कोई वो नहीं है कि भाई मैंने ये पढ़ना है, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ फिक्स है, लोगों के साथ रह के मदद करने की कोशिश करनी है, जिस भी क्षेत्र में कर सके। जो भी मेरी बस की बात होगी उस क्षेत्र में ज़रूर काम करना है। बस एक ये चीज़ फिक्स है, बाकी कोई फिक्स नहीं है, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इतने अच्छे दोस्त यार भाई मिले हुए हैं सारे, जो साथ देते हैं। कहीं भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक फ़ोन करना होता है। अभी हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी, तो मैं करनाल में जो ये आपकी चढ़ाऊ उस पे जुनूले से शुरू हुई थी, और हमने शहीद स्मारक बनाया चढ़ाऊ मोड़ पे। उसमें करनाल जिले के आज तक के जितने भी शहीद हुए हैं ना, उनके नाम, उनके गांव के नाम, और कौन से सन में वो शहीद हुए हैं, उन सब के नाम वहाँ लिखे हुए हैं। तो उसकी जब हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी, तो मैं खुद हैरान था कि सिर्फ यार टेलीफोन पे बात कर कर एक बार मैसेज दे के, आप सिर्फ लाइव आए थे एक रात पहले। हाँ, तो उससे ही 1000 बाइकें आई हुई थी, ट्रैक्टर आए हुए थे, सब चीज़ें थी। तो वो प्यारी तो है, और क्या है, और यही चीज़ चाहिए, और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उस समय आपने विधायक जी को बुलाया था प्रोग्राम में? विधायक जी के अपने कार्यक्रम थे, उन्होंने एक दिन पहले यात्रा वहाँ निकाल दी थी, क्योंकि सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी। तो वो अपने प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे थे। हमें पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी जो चीज़ थी वो हमने करी थी। सुमित भाई, हमने आपके करियर के बारे में चर्चा करी, आपके फिर राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करी, फिर कमेंट्री की चर्चा करी। अब कुछ पर्सनल सवाल हैं जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ। यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं हर कोई, जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है आपके लिए? मेरे जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है यार, इस बारे में कभी सोचा नहीं मैंने गया भाई क्या डर है। कि आदमी को क्या डर होता है भाई, कुछ नहीं। क्योंकि आदमी को देखो, मौत डर है सबका, और वो एक निश्चय है, निश्चित चीज़ है जीवन में, वो तो होनी है। उसके अलावा तो क्या डर होना है। अगर मैं डिफाइन करूँ उसी क्वेश्चन को, डर किस चीज़ से लगता है? डर किस चीज़ से लगता है कि लोग मेरे ऊपर कोई गलत वजह से उंगली ना उठाए कि भाई इस आदमी ने यूँ गलत काम करा, या फिर ऐसा हो कुछ मैं लोगों का दिल ना दुखाऊं। देखो यार, आप कोई काम करोगे ना, कोई आपके पक्ष में रहेगा, कोई भी पक्ष में रहेगा, ठीक है। खासकर राजनीति में तो होता ही है। किसी भी फील्ड में हो, मान लो आज आप कोई सवाल, आप पत्रकारिता में हो, आप कोई खबर दिखा दोगे, किसी को वो पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, वो यूँ कह देगा भाई ये तो फलाने का एजेंडा चला रहा। तो वो तो हर क्षेत्र में है। तो ये नहीं है कि भाई हाँ, एक सामूहिक तौर पे जिस चीज़ से ज़्यादा लोगों का बुरा ना हो, वो मेरे हाथों से ना हो, बस इस चीज़ का वो रहता है। जिंदगी में एक बड़ी टीस जो आप पूरी करना चाहते थे? हिंदुस्तान के लिए खेलना, वो तो है ही, क्योंकि टारगेट था। पर ठीक है, मतलब वो टीस नहीं है, मतलब एक इच्छा है। इच्छा तो इंसान की रहती है भाई, इच्छाएं तो सबकी रहती है। नहीं, एक वो सबसे बड़ा आपका ड्रीम था, मतलब वही आप। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम उतना है जितना मैंने अचीव कर लिया, मतलब सेटिस्फेक्शन है कि भाई मेरी एक चीज़, एक मेरी लाइफ का एक मंत्र है, एक फिलॉसफी है कि भाई कोई काम करो ना, वो काम में इतनी
आप एफर्ट दो, इतनी मेहनत करो कि जब आप रात को सोते हुए सोचो तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि यार यू चीज़ और कर लंदा तो शायद बढ़िया हो जाता। जो है ना सारा कर दो, बस जब खाट पे लेटो नहीं यूँ दिमाग में आना चाहिए बस भाई और तो कुछ नहीं कर सको। तो ये भी नहीं होया तो नहीं होया भाई, फिर क्या कर सकें। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके खिलाड़ी में सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? गौतम गंभीर, सारी दोस्त बढ़िया हैं, गौतम गंभीर के साथ बॉन्डिंग अच्छी थी। शिखर धवन बहुत अच्छा दोस्त है, परविंदर रवाना बहुत अच्छा दोस्त है, वीरू भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त क्या, वो तो सीनियर है चलो, पर सब बढ़िया हैं। आरपी सिंह है। आज के टाइम में किस किस से बातें होती हैं? सब सही होती हैं। अब ये मिले सारे कमेंट्री के दौरान, सब कोई किसी लैंग्वेज में कर रहा था, कोई किसी लैंग्वेज में कर रहा था, सब साथ मिलते थे वहाँ, मुंबई बातचीत होती थी। हाँ सब साथ ही थे, तो सारे मिलते थे वहाँ पे रेगुलर। आजकल तो सोशल मीडिया और ये सब इतनी है, वीरू आप दूर हो इंटरनेट पे ना वीरू भाई किससे बड़े बड़े मौजूद हैं, और मतलब वो एक फनी किस्म के इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो ऐसा कोई किस्सा आप वीरू भाई के साथ बताओ हमें भी जो बहुत फनी हो। वीरू भाई के साथ तो यार बैठे बैठे वैसे ही मजाक करते रहते हो, तो वैसे ही जैसे अच्छा, क्योंकि गानों वाली बड़ी प्रचलित है, वे जब बल्लेबाजी करते हो तो गाने बहुत गाते हैं। हम उसी मैच की बात, रणजी मैच की बात करते हैं जो 2014 में था शायद, वो 2 शतक बनाया था उन टीम में। तो उस समय कैसी वो, मतलब क्या कर रहे थे उस समय? ठीक थे, नॉर्मल थे उस टाइम तो। इतना कुछ मेरे साथ मान लो मन मन में गा रहे हो, आते जाते गा रहे हो मेरे साथ उनके। मैं 2 बार उनके साथ बैटिंग करी है। एक बार तो उस मैच में करी है, एक T20 मैच था मोहाली में पंजाब के खिलाफ, तो उसमें करी है। उसमें बड़ी एक बढ़िया वो हुई थी। तो जैसे मैं बैटिंग करने गया, मैं मारे बढ़िया बैट पे लग रही थी, तो वो खेल रहे थे कोई 55-60 रन पे खेल रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो मैंने उन तो कहा, मैं कहा वीरू भाई आप है ना, आप खड़े रहना, और मैं कहा मैं मारता रहूँगा। अच्छा। तो बड़ी जोरगिया से मैं कहा, क्या हो गया भाई साहब? कह रहा है, कमाल कर दिया नरवाल साहब, मैंने नु कहा पहली बार जीवन में ऐसा प्लेयर मिला जो नु कह रहा है कि तो रुक जा मैं मारूंगा। मैं कहा भाई साहब मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि आप से ज्यादा मार दूंगा, मैं कहा आप अगर जो खड़े रहोगे ना तो इनके हौसले टूटे रहेंगे, और अगर जो मारते हुए आपकी ऊंच नीच होगी तो ये गेम में वापस आ जाएंगे। तो बड़े हंसे, बाहर जाके भी बोले उन्होंने कोच को, कह रहा है भाई यूं करते ले आए थे हम। अच्छा, जो खिलाड़ी करनाल से निकले, नवदीप सैनी हैं, अंशुल कंबोज हैं, उनको लेकर क्रिकेट करियर के बारे में क्या बातचीत होती है? कुछ नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं होती, सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं। फिर भी कुछ टिप्स जो क्रिकेट आपसे वो लेते हो, कभी कभी स्टार्टिंग में लिए हो? मौके की बात है वो तो। जैसे अभी तो सब वो भी बिजी हैं, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हूँ, कमेंट्री कर रहा था, वो कर रहा था। अगर जो कुछ पूछते हैं तो जिस टॉपिक पे वो पूछते हैं उस पे उनकी मदद कर देते हैं। बाकी कुछ ऐसी बात जो हमें बता सकते हो आप? मतलब ऐसा नहीं, वो पर्टिकुलर चीज़ होती है। जैसे एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट के मैच चल रहे थे हरियाणा के पटौदी ट्रॉफी के, तो मैं मैच रेफरी बना हुआ था। ये करनाल में मैच था, करनाल वर्सेस जींद का। तो अंशुल बॉलिंग कर रहा था, तो करनाल आ रही थी वो मैच। तो बाद में उसने पूछा भाई साहब क्या कर सकता था इसमें, जब आप देखो 2-3 साल पहले की बात है। तो उस टाइम जो चीज़ मेरे को लगी मैंने उसको सजेस्ट करी, मैं कि तू ये चीज़ कर सकता था, वो चीज़। इतना ही होता है, वो मौके की चीज़ है ना, कब क्या चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है, क्या वो लग रहा है, तो वो उस टाइम पे बात हो जाती है। अच्छा, मैं कुछ आपसे मांग रखूँ अपनी? हाँ हाँ क्यों नहीं। कोई स्टेट लेवल मैच हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे में खिलाड़ी खेल रहे हो, तो आप हमें भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो हो सकता है बिल्कुल, पॉसिबल? अगली बार जब भी मैं किसी टीम के साथ जुड़ूंगा, चाहे वो किसी लेवल की हो, आप नहीं, आपके चैनल के जोन से भी दर्शक आना चाहते हो, सबका स्वागत है। सबके मैच की देखने के इंतजाम मेरी जिम्मेवारी रही। चलो बहुत हाँ बढ़िया। भाई गणे ना जियो कभी, और तो लाखों आदमी आ जाओ, मेरे बस का नहीं है। हाँ भाई 100, 150, 200 आदमी जितने ना आना हो, इतने तक की कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी अच्छा रहेगा। अच्छा, राहुल अत्री के बारे में आप क्या जानते हो? राहुल अत्री के बारे में जितना भी जानते हो। सच्ची बताऊँ, हाँ, सच्ची बता दो, क्या दिक्कत है? मेरे ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग में नहीं। अभी जितनी इंटरेक्शन अपनी यहाँ हुई यही हुई, बट ठीक लगे। आप अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी सीरियस हो, बहुत जिस बहुत तरीके धन्यवाद। की आपने तैयारी कर रखी थी, हम्म, तो वो ये दिखाता है कि भाई आप अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस हो। क्योंकि आपकी लाइन में आजकल बहुत सारे लोग ऐसे
आए हुए हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं। लाइन को, और आपका ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। हमारा भी ऐसा ही मोटिव रहता है कि अगर किसी ने अपनी लाइफ में कुछ किया है तो एक तो हम खुद मोटिवेट हों उस इंसान से, और फिर अगर हम उसकी स्टोरी अपने दर्शकों को पब्लिश करते हैं तो उनमें भी कुछ मोटिवेशन जाता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दबी रहती हैं। पॉडकास्ट एक लंबी चीज़ ऐसी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, और भाई इस पर्टिकुलर खिलाड़ी की, पर्टिकुलर नेता की, पर्टिकुलर कोई आर्टिस्ट है उसकी उसकी जो सबसे अच्छी बातें हैं वो निकल के आती हैं। तो हमारा ध्येय यही रहता है कि वो चीज़ें निकल के सामने आए और इंटरेक्शन बढ़िया हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया, आप हमारे दर्शकों को दिया। तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे वीडियोज़ के नीचे इतने कमेंट किए थे कि भाई सुमित नरवाल का भी आप पॉडकास्ट करो, हमें उनके बारे में जानना है। तो ये वीडियो आपके लिए थी। और अगर आपको कहीं से किसी बात का भी अच्छी लगी हो या किसी बात से मोटिवेशन आपको मिला हो तो आप नीचे कमेंट में वो स्टोरी ज़रूर लिखें और सुमित भाई के लिए कमेंट करें। बस यही था। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित भाई। थैंक यू राहुल भाई।